चलिए बच्चों, जैसा कि मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था, देयर आर 5 हेड्स जिसके अंदर इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से टैक्सेबिलिटी अराइज होती है। द फर्स्ट इज इनकम अंडर द हेड सैलरीज, जो आप मेरे साथ ऑलरेडी पूरा देख चुके हैं। द सेकंड इज इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। अगर हाउस प्रॉपर्टी से किसी भी प्रकार की कोई इनकम हुई है, सपोज आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी आपने उसे लेट आउट कर रखा है, आपको रेंटल इनकम आ रही है, तो उसकी चार्जेबिलिटी कहां पर होगी? इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना सेक्शन 22, दैट इज द चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये बताता है कि इस पर्टिकुलर हेड के अंदर टैक्सेबिलिटी कब अराइज होगी। तो देखिए क्या कहता है सेक्शन 22, इनकम इज टैक्सेबल अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी इफ फॉलोइंग 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। जिन 2 कंडीशंस की अब हम बात करने जा रहे हैं, अगर वो सेटिस्फाई होंगी, दोनों की दोनों, ओनली देन जो इनकम है वो हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर चार्जेबल होगी। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरे हेड के अंदर इनकम का मतलब यहां पर होगा एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू क्या है, कैसे है, कब निकलती है, अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन यहां पर इस पर्टिकुलर हेड के अंदर इनकम का मतलब होगा हमारा क्या? एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू क्या है, कैसे है, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। नाउ देयर शुड बी 2 कंडीशंस दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड। पहली कंडीशन क्या है? देयर शैल बी अ हाउस प्रॉपर्टी। कोई हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? देयर कैन बी एनी बिल्डिंग, लैंड अपर टेनेंट देयर टू। अपर टेनेंट देयर टू का मतलब होता है अटैच्ड टू। अगर बिल्डिंग के साथ कोई लैंड अटैच है, कई बार आपने देखा होगा जैसे बिल्डिंग होती है उसके आगे थोड़ा सा एरिया वेकेंट होता है, गार्डन बना दिया या लाइक दैट। तो देखिए, अगर आप किसी को बिल्डिंग रेंट पे दे रहे हैं तो ऑब्वियसली ये थोड़ी ना कि उसके आगे का जो स्पेस है वो रेंट पे नहीं दे रहे हैं, वो भी आप रेंट पे ही दे रहे हैं। फिर ये थोड़ा ना कि भाई बिल्डिंग तो यूज़ कर सकता है लेकिन रास्ता यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। तो बिल्डिंग या लैंड अपर टेनेंट देयर टू, मतलब लैंड कौन सी? जो उस बिल्डिंग के साथ अटैच है, ठीक है। तो हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? देयर कुड बी एनी बिल्डिंग। अच्छा, बिल्डिंग कोई भी हो सकती है, इट कैन बी ऑफिस बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। या उसके साथ कोई भी लैंड अटैच है। अगर सिर्फ लैंड आपने किराए पे दी है, अगर सिर्फ आपने लैंड किराए पे दी है तो उसे हाउस प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। बिल्डिंग को माना जाएगा। बिल्डिंग के साथ जो लैंड अटैच है, आगे का स्पेस होता है, थोड़ा खाली छोड़ा जाता है, वो माना जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ खाली लैंड आपने लेट आउट करी है, रेंट पे दी है, तो वो हाउस प्रॉपर्टी की कैटेगरी में नहीं आती। सेम वे अगर बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वो भी हाउस प्रॉपर्टी की कैटेगरी के अंदर नहीं आती। समझ में आई बात? तो सबसे पहली कंडीशन क्या है? देयर शैल बी अ हाउस प्रॉपर्टी। और हमें समझ में आना चाहिए कि हाउस प्रॉपर्टी से हमारा मतलब क्या है। हाउस प्रॉपर्टी से मतलब है बिल्डिंग आएगी, लैंड अपर टेनेंट देयर टू आएगा, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी लैंड अगर आपने लेट आउट करी है, सिर्फ लैंड लेट आउट करी है, वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन जो है वो भी हाउस प्रॉपर्टी की कैटेगरी में नहीं आएगी। सर फिर दिमाग में ये आता है कि अगर मैंने लैंड लेट आउट करी और उस लैंड से किसी भी प्रकार का रेंट आ रहा है तो उसकी टैक्सेबिलिटी कहाँ होगी? तो बेटा आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उसकी जो टैक्सेबिलिटी होगी वो होगी अंडर द हेड अदर सोर्सेस। अभी आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सब मैंने आपको लिख के दिया हुआ है, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। तो अगर सिर्फ लैंड है तो उसकी, और उसको लेट आउट किया गया है तो उसकी टैक्सेबिलिटी हाउस प्रॉपर्टी में नहीं होती, उसकी टैक्सेबिलिटी कहाँ होती है? अदर सोर्सेस में। समझ में बात? एंड सेकंड कंडीशन क्या है? असेसीज शुड बी क्या? शैल बी द ओनर ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी। वो उसका ओनर होना चाहिए। देखिए, ओनरशिप पहली चीज प्रीवियस ईयर में होनी चाहिए। असेसमेंट ईयर में वो उसका ओनर हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जिस प्रीवियस ईयर की इनकम की टैक्सेबिलिटी की बात हो रही है, उस प्रीवियस ईयर के अंदर असेसी जो है उस प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। अब ओनरशिप से एक पॉइंट आता है, बड़े ध्यान से देखिए। सपोज मिस्टर ए हैं, उन्होंने लेट आउट किया अपनी हाउस प्रॉपर्टी को मिस्टर बी को, ठीक है, और बी ने आगे उसे सबलेट कर दिया
सी को, ठीक है। बी ने आगे उसे सबलेट कर दिया, मतलब बी ने आगे किराए पे चढ़ा दिया सी को। नाउ बी इज गेटिंग द रेंट फ्रॉम सी, yes or no? Who is the original owner? A, yes or no? A is also getting the rent from B, हाँ या ना? तो now A जो है उसकी हाउस प्रॉपर्टी है, ही इज द ओनर, उसके हाथ में जो भी इनकम आ रही है वो चार्जेबल है अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन बी ने जो सबलेट किया है और उसे जो रेंट मिल रहा है वो हाउस प्रॉपर्टी में चार्जेबल नहीं होगा, वो उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगी। वाई सो? क्योंकि आप देखिए सबसे पहले क्या लिखा, टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी तो है बट क्या यहाँ पर बी जो है वो ओनर ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी है? वो ओनर नहीं है, वो तो उसने आगे खुद किराए पर ली हुई है। तो बी को जो रेंटल इनकम मिल रही है वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं हो सकती, वो टैक्सेबल होगी कहाँ पर? अंडर द हेड अदर सोर्सेस। समझ में आई बात आपको? श्योर, पक्का? चलिए एक काम करिए, फटाफट इसको एक बार आप नोट करिए, और ये जो मैंने आपको स्पेशल पॉइंट्स बताए वो यहाँ लिखे हुए देखिए। बिल्डिंग इंक्लूड्स रेजिडेंशियल, फैक्ट्री बिल्डिंग, ऑफिसेज, शॉप, ठीक है, पहला पॉइंट। रेंट ऑफ वेकेंट लैंड टैक्सेबल कहां पर है? अंडर द हेड अदर सोर्सेस, ठीक है। ओनरशिप जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए प्रीवियस ईयर में, नॉट नेसेसरी टू बी इन असेसमेंट ईयर, ठीक है। असेसमेंट ईयर में वही पर्सन ओनर हो, ये जरूरी नहीं है, प्रीवियस ईयर के अंदर है, बात बन जाएगी। फोर्थ अभी छोड़िए, फिफ्थ पॉइंट, सबलेट रिसीट्स हैं अगर, तो वो कहां पर चार्जेबल है? इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। समझ में आ गया? श्योर, पक्का? चलिए अब इसके बाद आगे बात करते हैं, छोटी सी, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर असेसी का बिजनेस ही लेटिंग आउट का है, मतलब वो क्या करता है, अपनी हाउस प्रॉपर्टी किराए पर ही चढ़ाता है, प्रॉपर्टीज खरीदता है किराए पे चढ़ाता है, प्रॉपर्टीज खरीदता है किराए पे चढ़ाता है, ये उसका बिजनेस ही है। इनकम अर्न्ड बाय असेसी इंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट। तो अगर इसका ये एक रेगुलर बिजनेस है प्रॉपर्टी खरीद के उसे किराए पे चढ़ाना, तो भी वो हाउस प्रॉपर्टी में चार्जेबल नहीं होगा। उसके लिए हम नेक्स्ट हेड पढ़ेंगे, दैट इज PGBP, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। समझ में आई बात? श्योर। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। चलिए देखते हैं 6 पॉइंट क्या कहता है। अगर आप अपनी हाउस प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो अपने बिजनेस में या प्रोफेशन के अंदर, तो फिर किसी भी तरह की कोई टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी। मतलब सपोज मेरे पास एक एक्स्ट्रा घर था, उसको मैंने किराए पे चढ़ाने की जगह उसमें मैंने स्टूडियो बना लिया और मैं वहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो आई एम यूजिंग माई हाउस प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ माई प्रोफेशन, यस और नो? पक्का? तो अगर हाउस प्रॉपर्टी यूज की जा रही है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है, तो उसकी कोई भी टैक्सेबिलिटी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अराइज नहीं होगी उस पर्टिकुलर हाउस प्रॉपर्टी की। कारण उसके पीछे बड़ा सिंपल है। देखिए, अगर आप उस हाउस प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस के लिए या प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हैं, तो उस बिजनेस या प्रोफेशन से जो भी प्रॉफिट्स आएंगे वो टैक्सेबल है कहां पर? PGBP के अंदर। तो उस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को चार्ज करना अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी किसी भी प्रकार का कोई तुक नहीं बनता। क्यों? क्योंकि उस हाउस प्रॉपर्टी को यूज करके जो आप प्रोफेशन कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उससे जो प्रॉफिट्स आएंगे वो ऑलरेडी टैक्सेबल हैं कहां पर? अंडर द हेड PGBP, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि उस हाउस प्रॉपर्टी का यूज आप बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर एज ए सोल प्रोप्राइटर ही करें, उसमें पार्टनरशिप फॉर्म भी इंक्लूड होती है। सपोज ABC पार्टनर है, ठीक है, और A की जो हाउस प्रॉपर्टी है उसके अंदर पार्टनरशिप फर्म का ऑफिस बना हुआ है, ठीक है, तो भी ये प्रिंसिपल अप्लाई होगा। मतलब उस हाउस प्रॉपर्टी की जो टैक्सेबिलिटी है वो अराइज नहीं होगी। समझ में आई बात? तो ये बात जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, इट कैन बी इन पार्टनरशिप फॉर्म ऑल्सो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी बिल्ड करी लीज होल्ड लैंड पे, मतलब आपने एक लैंड जो है वो किराए पे ली, ठीक है, और उस पे आपने बिल्डिंग बनाई। क्या बनाई उस पे? बिल्डिंग। देखिए, बिल्डिंग का मतलब होता है सुपर स्ट्रक्चर क्रिएटेड ऑन लैंड, जो आप लैंड के ऊपर
एक सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो उसको बोला जाता है क्या? बिल्डिंग। ठीक है, तो अगर आपने लैंड किराए पे ली और किराए की लैंड पर आपने बिल्डिंग डेवलप करी और उस बिल्डिंग से आपको रेंट आ रहा है, तो इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी। क्योंकि देखिए यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में बिल्डिंग को रखा गया था, और बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग इज द सुपर स्ट्रक्चर क्रिएटेड ऑन लैंड। समझ में आई बात? इट डज नॉट इंक्लूड द लैंड। सुपर स्ट्रक्चर क्रिएटेड ऑन लैंड, ये आप लिख सकते हैं। समझ में आई बात? शो तो वो आपको एग्जाम में फंसा सकता है कि भैया हमने लैंड किराए पे ली और उस पर बिल्डिंग बनाई और उस बिल्डिंग से अब रेंट आ रहा है, तो क्या उसकी जो रेंट आ रहा है उसकी टैक्सेबिलिटी हाउस प्रॉपर्टी में होगी? जी हाँ, उसकी टैक्सेबिलिटी हाउस प्रॉपर्टी में होगी। समझ में आई बात? श्योर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट क्या होता है? बेसिकली जब आपको बिल्डिंग के अलावा किसी और चीज का भी रेंट मिल रहा होता है, दैट इज कॉल्ड एज कंपोजिट रेंट। जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, पीजी हाउसेस होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, अगर पीजी के अंदर कोई व्यक्ति रह रहा है तो वो एक तो किराया दे रहा होता है बिल्डिंग का, और दूसरा अदर सर्विसेज का, जो उसे खाने की हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर चार्जेस हो गया, लॉन्ड्री सर्विसेज हो गई। तो वो जो भी रेंट पे करता है, सपोज कोई व्यक्ति पीजी में रह रहा है और वो 10,000 रुपये पर मंथ पे कर रहा है, तो 10,000 रुपये के अंदर वो सिर्फ किराया नहीं दे रहा, वो उसके अंदर बेसिकली अदर सर्विसेज जो है उसके लिए भी पेमेंट कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, लॉन्ड्री हो गया, खाने की सर्विस हो गई। ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर जब कंपोजिट रेंट आ रहा है, मतलब जो रेंट आपको मिल रहा है उसमें मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, सिर्फ बिल्डिंग का किराया नहीं है, साथ में अदर सर्विसेज का भी है, तो क्या होगा, किस तरीके से होगा? तो सबसे पहली हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उसे अपॉर्शन कर दें बिटवीन हाउस प्रॉपर्टी एंड पीजीबीपी इनकम। जितना बिल्डिंग का किराया आ रहा है वो हाउस प्रॉपर्टी में चला जाएगा, और जितना अदर सर्विसेज का आ रहा है वो पीजीबीपी इनकम के अंदर चला जाएगा। एक पर्टिकुलर रेशो के अंदर उसे बांट दिया जाए। वो रेशो जो है असेसी खुद डिसाइड करेगा कि कितना उसमें हाउस प्रॉपर्टी का है और कितना उसमें पीजीबीपी इनकम है, दैट इज प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बट अगर उसको अपोर्शन करना, प्रोपोर्शनेट करना पॉसिबल नहीं है, तो उस केस के अंदर इफ इट इज नॉट पॉसिबल, तो देखा जाएगा कि मेन इंटेंशन क्या है। अगर मेन इंटेंशन प्रॉपर्टी लेट आउट करने की थी तो फिर हाउस प्रॉपर्टी इनकम मान लिया जाएगा, बट मेन इंटेंशन बिजनेस एक्टिविटी करने की है, पीजी हाउस रन करने की है, बिल्डिंग लेट आउट करने की नहीं है, तो उस केस के अंदर पीजीबीपी इनकम मान लिया जाएगा। तो देखिए, कंपोजिट रेंट आ रहा है, मल्टीपल फैक्टर्स का रेंट है, तो पहली कोशिश, पहली प्रायोरिटी तो यही होनी चाहिए कि दैट वी शुड अपोर्शन इट, प्रोपोर्शनेट इट इन बिटवीन हाउस प्रॉपर्टी एंड पीजीबीपी इनकम। बट अगर वो पॉसिबल नहीं है तो देखा जाएगा कि किस इंटेंशन के साथ चीज़ें कंटिन्यू की जा रही है। अगर इंटेंशन मेन प्रॉपर्टी को लेट आउट करना है तो उसे हाउस प्रॉपर्टी इनकम मान लेंगे, बट अगर मेन इंटेंशन बिजनेस एक्टिविटी करना है तो पीजीबीपी इनकम मान लेंगे। और देखिए, हमारे हिंदुस्तान में सेल्फ असेसमेंट प्रोसेस चलता है, मतलब असेसी खुद डिसाइड करता है सारी चीज़ें। तो इट इज़ अप टू द असेसी जिसको टैक्स पे करना है कि वो क्या करना चाहता है, प्रोपोर्शनेट करना चाहता है, या वो लेटिंग आउट मान के एचपी मानना चाहता है, या बिजनेस एक्टिविटी मान के पीजीबीपी इनकम मानना चाहता है। समझ में आई बात? देखिए, ये तो आपने पढ़ा रेंट रिसीव हुआ बिल्डिंग एंड अदर सर्विसेज का, लेकिन कई बार क्या होता है, आपको रेंट मिलता है बिल्डिंग का और अदर असेट्स का। लाइक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, ऑडिटोरियम। अब ऑडिटोरियम के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पर बिल्डिंग का भी किराया है। सपोज मैंने एक ऑडिटोरियम किराए पे लिया, मुझे अपना सेमिनार कंडक्ट करना था, तो अब मैं जो रेंट पे कर रहा हूँ, आई एम पेइंग फॉर द बिल्डिंग एज वेल एज फॉर द फर्नीचर जो ऑडिटोरियम के अंदर लगा हुआ है। तो उस केस के अंदर जिसको रेंट मिल रहा है उसको रेंट मिल रहा है बिल्डिंग का एज वेल एज अदर असेट्स जो उसके अंदर है, लाइक प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। तो उस केस के अंदर जिस व्यक्ति को ऐसा रेंट मिल रहा है जिसमें बिल्डिंग का भी रेंट है और दूसरे असेट्स का भी रेंट है, तो टैक्सेबिलिटी क्या होगी? तो देखिए, सबसे पहली चीज देखेंगे, क्या सेपरेट लेटिंग आउट पॉसिबल है या नहीं। जैसे ऑडिटोरियम के केस में क्या ये पॉसिबल है? ऑडिटोरियम बना हुआ है और सारी उसमें कुर्सियां इनबिल्ट होती हैं, फिक्स होती हैं,
अब क्या ये पॉसिबल है कि उसकी चेयर्स निकाल दी जाएं और सिर्फ ऑडिटोरियम जो है, जो स्पेस है, वो सिर्फ लेट आउट किया जाए? ऑडिटोरियम के केस में पॉसिबल नहीं होता, सेपरेट लेटिंग आउट पॉसिबल नहीं है। तो अगर सेपरेट लेटिंग आउट पॉसिबल नहीं है तो उस केस के अंदर या तो पीजीवीपी इनकम माना जाएगा या अदर सोर्सेस। अब ये पीजीवीपी और अदर सोर्सेस क्या है? देखिए, अगर उस व्यक्ति का काम, बिजनेस ही यही है कि वो चीज़ों को किराए पे देता है और कुछ नहीं करता, ऑडिटोरियम उसने बना रखा है और वो परमानेंट उसे किराए पे ही देता है, देन इन दैट केस इट विल बी पीजीबीपी इनकम। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे कॉलेजेस के अंदर या कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनके ऑडिटोरियम्स होते हैं और वो जब उनका ऑडिटोरियम वेकेंट होता है, खाली होता है, तो किसी और को वो यूज़ करने के लिए किराए पे दे देते हैं। वो उनकी मेन बिजनेस एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन वो जब भी उनका ऑडिटोरियम वेकेंट है वो उसको किराए पे दे देते हैं ताकि कुछ इनकम जनरेट हो जाए। तो वहाँ पर ऐसे केस के अंदर वो उनकी इनकम फ्रॉम पीजीबीपी ना होके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा, क्योंकि दे आर नॉट डूइंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस, वो उनका रेगुलर बिजनेस नहीं है। समझ में आई बात? बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बड़े ध्यान से एक एक चीज़ सुनिए, बहुत मज़ा आएगा। तो रेंट रिसीव हुआ बिल्डिंग का और अदर एसेट्स का भी साथ में, तो देखना है क्या सेपरेट लेट आउट करना, मतलब बिल्डिंग को और अदर एसेट्स को सेपरेट लेट आउट करना पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। लाइक इन केस ऑफ ऑडिटोरियम तो पीजीबीपी इनकम मानेंगे। पीजीबीपी कब मानेंगे? जब रेगुलर होगा वो। और अदर सोर्सेज कब होता है? जनरली कॉलेजेस के केस में मैंने जैसे आपको बताया। सेपरेट लेटिंग आउट जो है वो पॉसिबल है, सेपरेट लेटिंग आउट पॉसिबल है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, बिल्डिंग दी या आपने अपना, मैं कहता हूँ, एक रूम रेंट पे दिया, ठीक है, और उस रूम में आपने साथ में एक एसी ऑन डिमांड लगवा दिया, ठीक है। तो अब आप किराया चार्ज कर रहे हो रूम का प्लस एसी का, ठीक है, लेकिन रूम को अलग से किराए पे दिया जा सकता है, एसी को अलग से किराए पे दिया जा सकता है। यस और नो? सेपरेट लेटिंग आउट पॉसिबल है। तो अगर पॉसिबल है तो उसमें अपॉर्शनमेंट करना है कि कितना हाउस प्रॉपर्टी का है और बाकी जो है वो इनकम मान ली जाएगी या तो पीजीबीपी की या अदर सोर्सेस की। अब लेट अस टेक एन एग्जांपल। सर, हमने रूम रेंट पे दिया, ठीक है, और एसी भी दिया, टोटल 6,000 रुपये चार्ज किए, जिसमें 5,000 रुपये तो जो है वो हाउस प्रॉपर्टी के थे, अगर वो एसी ना लगवाता, बिना एसी के लेता, और 1,000 रुपये हम एसी के चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई। और ये जो 1,000 आ रहा है, या तो ये पीजीबीपी की इनकम मान ली जाएगी या अदर सोर्सेज की। अब ये कैसे डिसाइड होगा? वही अगेन, क्या हमारा बिजनेस ही लेटिंग आउट का है? यस, तो पीजीबीपी की मान ली जाएगी। बिजनेस हमारा लेटिंग आउट का नहीं है, ये तो ऑन डिमांड, चलो हमें अच्छा लगा, बंदा सही था, हमने उसे एसी लगवा के दे दिया और उससे 1,000 रुपये अलग से चार्ज कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर हम इसे मानेंगे ऑफ अदर सोर्सेस, ठीक है। और अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, सेल्फ असेसमेंट प्रोसेस है, इट इज़ कम्प्लीटली अप टू द असेसी की असेसी चीज़ों को किस तरीके से फिगर आउट करता है। समझ में आई बात? श्योर। तो ये था आपका पूरा का पूरा कि रेंट रिसीव हुआ बिल्डिंग और अदर एसेट्स के लिए। समझ में आया? चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी की। देखिए, अगर आपने अपनी हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट करी है, किराए पे दी है, तो चाहे आपने उसे एक दिन के लिए किराए पे दिया है पूरे साल में, तो भी उस पे आपको जो भी इनकम हुई है उस इनकम पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। इट इज ऑलवेज टैक्सेबल। लेकिन अगर आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मतलब आपने घर खरीद रखे हैं, एक घर आपका दिल्ली के अंदर है, एक घर आपका मुंबई के अंदर है, एक घर आपका हैदराबाद के अंदर है, आपने घर खरीद रखे हैं, लेकिन कोई भी घर आपने किराए पे नहीं दे रखा, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, अपने रहने के मकसद से आपने घर खरीद रखे हैं। तो अगर रेजिडेंस पर्पस से सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो अप टू 2 प्रॉपर्टी तो आपकी एग्जेम्प्ट होगी। मतलब आपके 2 घर हैं सपोज दिल्ली में और मुंबई में, तो आपको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। लेकिन 2 से ज़्यादा अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, सपोज दिल्ली में है, मुंबई में है, एज वेल एज इन हैदराबाद है, तो उस केस के अंदर कोई भी 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी तो आपकी एग्जेम्प्ट होंगी। जैसे सपोज दिल्ली और मुंबई आपकी एग्जेम्प्ट हो गई, लेकिन जो हैदराबाद है, चाहे आपने उसे किराए पर नहीं चढ़ा रखा, उससे आपको किसी भी प्रकार की कोई इनकम नहीं हो रही, लेकिन हमारा इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि 2 प्रॉपर्टी तक तो हम एग्जेम्प्ट कर देंगे, लेकिन जो रिमेनिंग बची, दैट इज द थर्ड वन, या सपोज चौथी भी आपके पास है बेंगलुरु के अंदर, तो ये फोर्थ, ये जो 2 के बाद जितनी बचेंगी
रिमेनिंग एसओपी इनको हम डीम टू बी लेट आउट मान लेंगे कि इसको आपने किराए पर दे रखा है, चाहे ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है, नहीं दे रखा, लेकिन फॉर इनकम टैक्स पर्पस इसको डीम टू बी लेट आउट मान लिया जाएगा और एक प्रिस्क्राइब मेथड से पूरी इनकम कैलकुलेट कर दी जाएगी। वो मेथड क्या है दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन, और जो भी इनकम निकल के आएगी वो टैक्सेबल होगी। तो बड़ा सिंपल सा लॉ है, लेट आउट प्रॉपर्टी है, हमेशा टैक्स देना है, चाहे एक दिन के लिए आपने लेट आउट करी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है रेजिडेंस पर्पस के लिए, 2 प्रॉपर्टी तक कोई दिक्कत नहीं है, 2 से ज़्यादा है तो पेरेंट्स को बता देना कि भैया आपने अगर 2 से ज़्यादा घर ले रखे हैं, उसमें आपने किराए पे नहीं भी चढ़ा रखा, तब भी सिर्फ 2 तक की एग्जम्पशन है। 2 से ऊपर जो तीसरा घर या चौथा घर है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा एक प्रिस्क्राइब मेथड से। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है बिजनेस और प्रोफेशन में, मतलब सपोज एक बिल्डर है, उसने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया घर बनाए बेचने के लिए और उसके घर नहीं बिके, उसने किराए पे नहीं चढ़ाए उनको, उसने घर बनाए थे कि बना के बेचूंगा पर नहीं बिक रहे, मार्केट डाउन है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, नॉट टैक्सेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन इज इशूड। मतलब देखिए, सपोज प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ 30 सितंबर 2019 को, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिला जो भी लोकल म्युनिसिपैलिटी होती है उससे 1 फरवरी 2020 को। तो जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिला है, किस में मिला है, 2019-20 में, उसके एंड से, एंड कब होगा इसका, 31 मार्च 2020, ठीक है। तो यहाँ से, यहाँ आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिला, तो इसके एंड से 2 सालों तक, मतलब 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2022, यहाँ तक तो आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो बड़ा सिंपल सा लॉ का ऑब्जेक्टिव है कि 2 साल के अंदर तो आपकी प्रॉपर्टी बिक ही जाएगी। और जनरली होता ये है प्रैक्टिकली तो कि मकान बन रहे होते हैं तभी बिक जाते हैं, लेकिन अगर नहीं भी बिके तो 2 साल तक आपकी प्रॉपर्टी बिक ही जाएगी, लॉ की ये अजम्पशन है। तो नॉट टैक्सेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल इन विच सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन इज इशूड। और उसके बाद जो है फिर अगर नहीं बिकती है तब भी तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे आप उसे लेट आउट करें या लेट आउट ना करें, एकदम उसको भी डीम टू बी लेट आउट मान लिया जाएगा। एक बार इसको आप फटाफट जो है वो नोट करिए, फिर हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू की। मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था कि इनकम का मतलब, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी हमारा होगा एनुअल वैल्यू। अब वो इनकम का मतलब जो कि मैंने आपको बताया था दैट विल बी एनुअल वैल्यू, वो इनकम किस तरीके से निकलेगी, वो एनुअल वैल्यू किस तरीके से निकलेगी, वो ही अब हमें सारा पढ़ना है। और यही समझ लीजिए चैप्टर में आखिरी चीज़ है। चैप्टर बहुत छोटा सा है। देखिए, सबसे पहले अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब जिसमें आप खुद रह रहे हैं, तो उसकी एनुअल वैल्यू, उसकी इनकम जो है वो क्या मानी जाएगी, नील मानी जाएगी। लेकिन वो सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर कंप्लीट प्रीवियस ईयर होनी चाहिए। क्या लिखा हुआ है, फॉर कंप्लीट प्रीवियस ईयर, मतलब एक दिन के लिए भी अगर आपने उसे किराए पे चढ़ा दिया, इवन फॉर अ सिंगल डे, तो फिर उसकी इनकम नील नहीं मानी जाएगी और वो पार्ट बन जाएगा अदर केस का। बड़े आराम से, सेल्फ ऑक्यूपाइड है फॉर कंप्लीट प्रीवियस ईयर, एक दिन भी आपने उसे किराए पे नहीं चढ़ा, एनुअल वैल्यू क्या लेनी है, नील। अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है, वो अदर केस के अंदर आ गई, अदर केस में मतलब आपने उसे लेट आउट किया है, या लेट आउट नहीं भी किया तो आपके पास एक से ज़्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो जो दूसरी वाली है, रिमेनिंग है, उसको हम क्या मान लेते हैं, डीम टू भी लेट आउट मान लिया जाएगा कि आपने उसे किराए पे चढ़ाया। तो अगर किराए पे चढ़ाया है या डीम टू बी लेट आउट का केस है, तो किस तरीके से इनकम निकाली जाएगी, बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एक टर्म समझिए, एक्सपेक्टेड रेंट। द वर्ड इज एक्सपेक्टेड रेंट। व्हाट इज दिस एक्सपेक्टेड रेंट? एक्सपेक्टेड रेंट है रेंट एट विच प्रॉपर्टी में रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू बी लेट आउट फ्रॉम ईयर टू ईयर। वो किराया जिसपे आपकी प्रॉपर्टी बड़े आराम से रीजनेबली जो है हर साल किराए पर चढ़ाई जा सकती है, किराए पर दी जा सकती है। द रेंट एट विच
प्रॉपर्टी में बी रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू बी लेट आउट फ्रॉम ईयर टू ईयर। डेफिनेशन तो समझ में आ गई, बट अब ये कैसे निकालें कि कितने अमाउंट पे उसे हर साल किराए पे चढ़ाया जा सकता है। रीजनेबली एक्सपेक्टेड निकालें कैसे, तो उसका उन्होंने तरीका बताया, ध्यान से देखिए। आपको लेना है फेयर रेंट या म्युनिसिपल रेंट, विच एवर इज हायर। नाउ व्हाट इज दिस फेयर रेंट? जिस लोकेलिटी में आपकी प्रॉपर्टी है उसी लोकेलिटी में अगर उस सेम प्रॉपर्टी किराए पे ली जाए तो उसका किराया कितना देना पड़ेगा। सपोज मेरा कमला नगर में घर है 100 गज का, तो अगर कमला नगर में मुझे 100 गज का घर किराए पे लेना है तो उसका किराया कितना जाएगा? दैट इज कॉल्ड एज फेयर रेंट, रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन द सेम लोकेलिटी। समझ में आई बात? जिसको हम रीजनेबल रेंट भी बोलते हैं, रीजनेबली लेटिंग वैल्यू भी बोलते हैं। समझ में आई बात? ये बात ध्यान रखना। फेयर रेंट इज ऑल्सो नोन एज रीजनेबल रेंट और रीजनेबल लेटिंग वैल्यू। क्या है फेयर रेंट? कि अगर मुझे जो मेरी प्रॉपर्टी है, अगर वही प्रॉपर्टी वैसी ही प्रॉपर्टी उस एरिया में किराए पे लेनी है तो उसका किराया ऑलमोस्ट कितना देना पड़ता। म्युनिसिपल रेंट ये क्या होता है? देखिए, जो भी म्युनिसिपैलिटी होती है, हर इलाके की अपनी एक म्युनिसिपैलिटी होती है, वो हर प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालती है, उसको बोला जाता है म्युनिसिपल रेंट। आपने देखा होगा हाउस टैक्स जो हम पे करते हैं, जो हमारी प्रॉपर्टीज होती है उसका हम हाउस टैक्स पे करते हैं, तो हाउस टैक्स डिपेंड करता है कि म्युनिसिपैलिटी जो है हमारे इलाके की वो हमारी प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू लगाती है, उस हिसाब से हमें हाउस टैक्स देना पड़ता है। जितनी हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू हाई होगी, जितना वो स्टैंडर्ड इलाके के अंदर होती है, उतनी उसकी म्युनिसिपल वैल्यू ज़्यादा होती है और उतना ज़्यादा हाउस टैक्स देना पड़ता है। तो जो वैल्यू म्युनिसिपल अथॉरिटी डिसाइड करती हैं उसको बोला जाता है म्युनिसिपल रेंट। तो फेयर रेंट या म्युनिसिपल रेंट जो भी दोनों में से हायर होगा, जो भी दोनों में से हायर होगा, फिर आपको उसे कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट से। ये क्या है? देयर इज अ रेंट कंट्रोल एक्ट। रेंट कंट्रोल एक्ट बताता है कि एक प्रॉपर्टी का मैक्सिमम कितना किराया चार्ज किया जा सकता है। क्या बताता है? कि किसी भी हाउस प्रॉपर्टी का मैक्सिमम कितना किराया चार्ज किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप क्या लेंगे? फेयर रेंट और म्युनिसिपल रेंट दोनों में से जो भी हायर होगा, और फिर उसे स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करके जो भी लोअर अमाउंट आएगा, दैट कॉल्ड एज एक्सपेक्टेड रेंट। उसको क्या बोला जाएगा? एक्सपेक्टेड रेंट। ये गलत लिख दिया, इसको मत देखिएगा प्लीज, ठीक है। तो बेसिकली दोबारा से रिपीट करता हूँ, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। एक्सपेक्टेड रेंट क्या है? जो आपकी हाउस प्रॉपर्टी है, अगर उसे हम किराए पे चढ़ाते हैं तो उसका रीजनेबली वो कितने किराए पे चढ़ सकती है। इसको निकालने का तरीका क्या है? फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर। फेयर रेंट क्या होता है कि अगर जो आपकी हाउस प्रॉपर्टी है उसी तरह की हाउस प्रॉपर्टी उसी इलाके में किराए पे ली जाए तो उसका किराया कितना देना पड़ सकता है। म्युनिसिपल वैल्यू क्या है? वो वैल्यू जो म्युनिसिपल अथॉरिटी के हिसाब से है। दोनों आपको हमेशा गिवन होंगे क्वेश्चन में, दिमाग नहीं लगाना। फेयर रेंट और म्युनिसिपल रेंट भी। फेयर रेंट का दूसरा नाम रीजनेबल रेंट या रीजनेबली लेटिंग वैल्यू। दोनों में से हायर लेना है। देयर इज अ स्टैंडर्ड रेंट विच इज एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट की कोई भी प्रॉपर्टी का इससे ज़्यादा किराया चार्ज नहीं किया जा सकता, वो भी क्वेश्चन में गिवन होगा। दोनों में से जो हायर आएगा फेयर रेंट और म्युनिसिपल रेंट में से, उसे स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करना है, और जो भी लोअर होगा दैट वी हैव टू टेक एंड दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सपेक्टेड रेंट। समझ में आई बात? शो। तो देखिए, मैंने आपको बताया अदर केस के अंदर सबसे पहले आपको क्या निकालना है? एक्सपेक्टेड रेंट, और उसको आपको कंपेयर करना है एक्चुअल रेंट से। अगर एक्चुअल रेंट ज़्यादा है एक्सपेक्टेड रेंट से तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है वो होगी एक्चुअल रेंट। अब मैं ये क्या कह रहा हूँ, क्यों इस तरीके से कह रहा हूँ, मैं आपको सब एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, बड़े ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल है एक छोटा सा आपके सामने। हाउस 1 म्युनिसिपल वैल्यू गिवन है, एनुअल रेंट गिवन है, फेयर रेंट गिवन है, स्टैंडर्ड रेंट गिवन है, ठीक है। ये सब आपको गिवन है, सब कुछ छोड़िए। आप सिंपल सी चीज़ देखिए, हमें सबसे पहले निकालना है एक्सपेक्टेड रेंट, जो कि मैंने आपको बताया किस तरीके से निकलेगा। दैट विल बी द फेयर रेंट और म्युनिसिपल रेंट, जो भी म्युनिसिपल रेंट लिखती है, म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर। यस और नो? तो देखिए,
म्युनिसिपल वैल्यू 30,000 है और फेयर रेंट कितना है 36,000। तो फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू 36 और 30 दोनों में से जो भी हायर होगा, हायर कितना है 36,000। फिर इसको हम कंपेयर करते हैं किससे, स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट कितना है 30,000 और दोनों में से लोअर लेते हैं 30,000, जो कि आपका क्या आ गया एक्सपेक्टेड रेंट। आपका एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो कितना है 30,000 रुपीज़। यहाँ तक समझ में आता है। अब क्वेश्चन में आपको एनुअल रेंट या एक्चुअल रेंट गिवन था कितना 42,000 रुपीज़। अब देखिए 42,000 एनुअल रेंट है, नीचे उसने आपको बताया कि अनरियलाइज्ड रेंट है 7,000 का और पीरियड ऑफ वैकेंसी है 1 मंथ का। मतलब अगर साल का किराया 42,000 रुपये है और 1 महीने मकान खाली पड़ा रहा, एनुअल रेंट, एक्चुअल, देखिए हमें एक्चुअल रेंट लेना है वहाँ पर। अगर आप ध्यान से देखें what we have to take is the actual rent, yes or no। तो अब यहाँ पर आपको एनुअल रेंट गिवन है साल का 42,000 रुपये, जबकि 1 महीने मकान खाली पड़ा रहा। तो अगर 1 महीने मकान किराए पे खाली पड़ा रहा तो आपको एक्चुअल रेंट मिला कितना 42,000 वॉज फॉर 12 मंथ्स। तो 11th मंथ का आपका कितना बनता है 38,500, यस और नो। और जिसमें से अनरियलाइज्ड रेंट मतलब आपको किराया नहीं मिल पाया, आपके टेनेंट ने आपको किराया नहीं दिया 7,000 का, तो एक्चुअल रेंट जो मिला आपको वो कितना मिला 31,500 रुपीज़। ये बात समझ में आती है, क्लियर है। देखिए जानबूझ के मैंने अच्छा क्वेश्चन लिया, मैं चाहता तो सीधे आपको एक्चुअल रेंट का क्वेश्चन भी करा सकता था। अच्छे क्वेश्चन करिए। एनुअल रेंट क्या होता है, साल भर का किराया। हमें क्या लेना है एक्चुअल रेंट। अगर 1 महीने खाली पड़ा रहा, एनुअल रेंट 42,000 है, तो 42,000 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11 दैट विल बी द एक्चुअल रेंट, माइनस जितना आपको रिकवर नहीं हुआ 7,000, तो आपका एक्चुअल रेंट आ गया 31,500। अब एक्सपेक्टेड रेंट है 30,500, एक्चुअल रेंट है 31,500। एक्चुअल रेंट ज़्यादा है एक्सपेक्टेड रेंट से, तो जो आपकी एनुअल वैल्यू है जिसको हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू भी कहते हैं दैट विल बी इक्वल टू एक्चुअल रेंट दैट इज 31,500। आप देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको पढ़ाया वो क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल रेंट अगर ज़्यादा एक्सपेक्टेड रेंट से तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमें क्या लेनी है एक्चुअल रेंट। समझ में आया। जीएवी का मतलब क्या है, जीएवी की फुल फॉर्म है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, क्लियर। अब अगर एक्चुअल रेंट कम है एक्सपेक्टेड रेंट से तो क्या होगा, इसके ऊपर मैं आपसे डिस्कशन करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले आप ये वाला जो चार्ट है वो मतलब इसने पार्ट को जितना मैंने समझा दिया इसको बहुत अच्छे से देख लें, और इसके बाद ये वाला जो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 1 का सिर्फ हाउस 1, इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बाकी बातें जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। समझ में आई बात? श्योर। चलिए नेक्स्ट केस की बात करते हैं बेटा। एक्सपेक्टेड रेंट अगर ज़्यादा है एक्चुअल रेंट से, देखिए इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर एक्चुअल रेंट ज़्यादा था एक्सपेक्टेड रेंट से, जीएवी लेना है एक्चुअल रेंट। लेकिन अगर एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा है एक्चुअल रेंट से तो आपको एक चीज़ चेक करनी है, क्या ये वैकेंसी की वजह से है फॉर होल और पार्ट ऑफ द ईयर। इज इट ड्यू टू वैकेंसी फॉर होल और पार्ट ऑफ ईयर की कुछ वक्त हमारा मकान खाली पड़ा रहा, इस वजह से हमें किराया कम मिला, और एक्चुअल रेंट क्योंकि कम मिला इस वजह से एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा दिख रहा है। Is it due to vacancy for whole or part of year? If the answer is yes, then the gross annual value will be the actual rent. However, if the answer is no, the gross annual value will be expected rent. अब ये तो समझ में आ गया सर कि अगर एक्चुअल रेंट जो है वो कम है एक्सपेक्टेड रेंट से, तो हमें ये चेक करना है क्या ये वैकेंसी की वजह से ऐसा हो रहा है कि हमारा जो घर था वो कुछ वक्त किराए पे नहीं चढ़ पाया, किराएदार नहीं मिल पाया, वो खाली पड़ा रहा। अगर इस वजह से है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक्चुअल रेंट लेनी है, बट अगर इस वजह से नहीं है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड रेंट लेनी है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, ये पता कैसे लगेगा, इज इट ड्यू टू वैकेंसी और नॉट। तो इसके लिए भी पूरा एक प्रोसेस बताया गया है। देयर आर 2 स्टेप्स इन दैट। द वेरी फर्स्ट स्टेप, you have to compute proportionate expected rent. The word is PER, proportionate expected rent। इसे शॉर्ट में मैं आगे PR लिखूंगा, ठीक है। ये आपको निकालना है फॉर द पीरियड फॉर विच द प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट इंक्लूडिंग सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब ये क्या है, मैं आपको 2 एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। सपोज प्रॉपर्टी हमारी लेट आउट रही पूरे साल में 10 महीने और वेकेंट रही 2 महीने। यहाँ पर जो आपके पास एक्सपेक्टेड रेंट आता है वो पूरे साल का आता है, यस और नो।
आपको प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट के अंदर क्या करना है, ये जो एक्सपेक्टेड रेंट आया 12 मंथ्स का, इसको, ये पूरे 12 मंथ्स का होता है जो आपके पास यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट आता है, इसको आप डिवाइड करेंगे 12 से और मल्टीप्लाई करेंगे मंथ फॉर विच द प्रॉपर्टी वाज लेट आउट प्लस सेल्फ ऑक्यूपाइड। जैसे कि इस एग्जाम्पल के अंदर प्रॉपर्टी लेट आउट कितने के टाइम के लिए थी, 10 महीने के लिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं थी, तो यहाँ पर आप प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे 10 महीने के लिए। लेकिन सपोज एक प्रॉपर्टी है जिसमें पहले 2 महीने हम खुद रहे, फिर 7 महीने किराए पे चढ़ी रही और वो 3 महीने खाली रही, तो उस केस के अंदर जो प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट निकलेगा वो निकलेगा 7 मंथ्स प्लस 2 मंथ्स, दैट इज टोटल फॉर 9 मंथ्स। समझ में आई बात? टोटल 9 मंथ्स का जो है आप उसमें प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे। तो प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट सबसे पहले आपको निकालना है, और वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा फॉर द पीरियड जिसके पीरियड के लिए प्रॉपर्टी आपकी लेट आउट थी या प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड थी। समझ में आई बात? इंक्लूडिंग सेल्फ ऑक्यूपाइड। हो सकता है सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड क्वेश्चन में ना गिवन हो तो सिर्फ लेट आउट पीरियड का लेंगे, और अगर गिवन है तो उसको भी आपको कंसिडर करना है। और कैसे निकलेगा, ईयर ऑफ 12 मंथ्स जो आपको गिवन होता है वो 12 मंथ्स का ही गिवन होता है, डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय मंथ फॉर विच प्रॉपर्टी वाज लेट आउट प्लस सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है, ये तो हो गया आपका स्टेप 1। अब स्टेप 2 में आप कंपेयर करेंगे प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट को एक्चुअल रेंट से। अगर आपका एक्चुअल रेंट जो है वो प्रोपोर्शनेट रेंट से ज़्यादा आया तो आप मानेंगे येस इट इज़ ड्यू टू वैकेंसी, और अगर वो प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट से कम आया या उसके इक्वल आया तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट ड्यू टू वैकेंसी रादर देन इट इज़ ड्यू टू सम अदर फैक्टर्स। ये वो वैकेंसी की वजह से नहीं है, वो कुछ और फैक्टर्स की वजह से है। समझ में आई बात? तो अगर इफ़ इट इज़ ड्यू टू वैकेंसी तो फिर हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या लेनी है, एक्चुअल रेंट, और अगर नहीं है तो हमें क्या लेना है, एक्सपेक्टेड रेंट। और वो वैकेंसी की वजह से है या नहीं है वो हमें कैसे पता लगेगा, उसके 2 स्टेप्स हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, स्टेप 1 है प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट निकालना। प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट हमें किस टाइम पीरियड का निकालना है, जिसके दौरान पीरियड के दौरान प्रॉपर्टी लेट आउट थी इंक्लूडिंग सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है, मतलब जो पीरियड वेकेंट था उसको आपको सिंपली इग्नोर करना है। कैसे निकलेगा, एक्सपेक्टेड रेंट जो भी आपको गिवन होता है वो 12 मंथ्स का होता है, इसलिए उसे आप डिवाइड बाय 12 कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे मंथ फॉर विच प्रॉपर्टी वाज लेट आउट प्लस सेल्फ ऑक्यूपाइड। समझ में आई बात? और उसके बाद कंपेयर करेंगे उस प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट को एक्चुअल रेंट से। अगर एक्चुअल रेंट आपका ज़्यादा है प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट से देन इट इज़ ड्यू टू वैकेंसी, और अगर वो ड्यू टू वैकेंसी है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होती है, एक्चुअल रेंट। लेकिन अगर वो उसके इक्वल या उससे कम है तो वो वैकेंसी की वजह से नहीं है, उस केस में ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपको क्या लेनी है, एक्सपेक्टेड रेंट। अभी आपके दिमाग में थोड़ी कंफ्यूजन है जो इस एग्जांपल से अब क्लियर होगी, बड़े ध्यान से देखिएगा। हाउस 2, देखिए म्युनिसिपल वैल्यू है 26,000, फेयर रेंट है 28,000, स्टैंडर्ड रेंट है 35,000। सिंपल भाषा में हमें क्या लेना होता है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट जो भी दोनों में से हायर हो, येस और नो शो। तो आप देखिए म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट आपको गिवन है, दोनों में से जो भी हायर है वो हमने ले लिया। फिर स्टैंडर्ड रेंट के साथ उसे कंपेयर करते हैं जो कि 35,000 है, और उससे हमें क्या लेना होता है, लोअर। तो ये 28,000 जो है वो आपका क्या आ गया, एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। अब आप देखेंगे एक्चुअल रेंट, आपको इस क्वेश्चन के अंदर एनुअल रेंट गिवन है कितना, 36,000, वैकेंसी का पीरियड कितना था, 2 महीने। ठीक है, और अनरियलाइज्ड रेंट आपका कितना है, 9,000। अब एनुअल रेंट अगर 36,000 रुपये है जो कि पूरे साल का है, 36,000 रुपये है और पूरे साल का है, तो 36,000 डिवाइडेड बाय 12, तो 10 महीने का एक्चुअल रेंट आपका कितना बनता है, दैट कम्स आउट टू बी 30,000। और उसमें उसने आपको क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दी है कि जो मेरा अनरियलाइज्ड रेंट है, जो रियलाइज नहीं हुआ, दैट इज़ 9,000। तो जो एक्चुअल रेंट आपको मिला वो मिला कितना, जस्ट और जस्ट 21,000 रुपीज़ जो आपको मिला। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जो आपका एक्चुअल रेंट है वो कम है एक्सपेक्टेड रेंट से, तो हमें देखना है इज़ इट ड्यू टू वैकेंसी, क्या ये वैकेंसी की वजह से है। अब उसको हम चेक करेंगे, ध्यान से देखिए, इज इट ड्यू टू वैकेंसी कैसे, इसके लिए हम निकालेंगे प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट।
प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट किस तरीके से निकलेगा, जो भी आपका एक्सपेक्टेड रेंट है उसको आप डिवाइड बाय 12 कर देंगे और उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रॉम मंथ्स फॉर विच प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट प्लस सेल्फ ऑक्यूपाइड, मंथ्स फॉर विच प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट प्लस सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब क्योंकि क्वेश्चन में सेल्फ ऑक्यूपाइड का पीरियड ही गिवन नहीं है, सारा लेट आउट का पीरियड गिवन है, तो देखिए प्रॉपर्टी वेकेंट कितने टाइम के लिए रही, 2 महीने के लिए वेकेंट रही, यस और नो। तो लेट आउट पीरियड उसका कितना होगा, 10 महीने का। तो 28,000 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10, प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट आ जाता है 23,333 रुपये, यस और नो। एक्चुअल रेंट आपका कितना था, 21,000। तो अगर आप देखें तो प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो ज़्यादा है एक्चुअल रेंट से, यस और नो। तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट ड्यू टू वैकेंसी, ये वैकेंसी की वजह से नहीं है। Is it due to vacancy? No, it is not due to vacancy, and in that case gross annual value will be what? It will be equivalent to expected rent, and here the expected rent is what? 28,000. तो यहाँ पर जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आएगी वो 28,000 आएगी। देखिए प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट का सिर्फ रोल इतना है चेक करने के लिए कि वैकेंसी की वजह से है या नहीं, इससे ज़्यादा उसका कोई भी रोल नहीं है। आप ये मत समझिएगा कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगी। ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है आप देखिए बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, इधर इट विल बी एक्चुअल रेंट और इधर इट विल बी एक्सपेक्टेड रेंट depending upon the fact whether it is due to vacancy or not. If it is due to vacancy, then it will be actual rent. If it is not due to vacancy, it will be expected rent. But to identify whether it is due to vacancy or not, we need to find out the proportionate expected rent for the period for which the property was let out, including of self occupied, ठीक है, and which is very simple. And in the step 2 we will compare the AR with the proportionate expected rent. If AR is more than proportionate expected rent, we will say it is due to vacancy, otherwise we will say it's not due to vacancy. So the role of this step 1 and step 2 is to identify whether it is due to vacancy or not, और अगर है तो GAV क्या होगा, नहीं है तो GAV क्या होगा, वो मैंने दोनों केसेस आपको बता दिए। समझ में आई बात? श्योर, क्लियर। ये तो था आपका एग्जाम्पल 2 हाउस 2 का। हाउस 3 देखिए जरा, एक बार खुद करिए एक बार हाउस 3, फिर कंपेयर करिएगा कि आप इस चीज़ों को समझ पाए या नहीं। पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। केस 2 ये रहा आपका, जो मैंने आपके साथ पूरा डिस्कस किया, ठीक है, इज इट ड्यू टू वैकेंसी करके हाउस 2। और ये पूरा चार्ट जो है आप अब कंप्लीट कर लीजिए अपना, यहाँ पर एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट पूरा, और ये जो स्टेप 1 स्टेप 2 ये पूरा का पूरा जो है, आप रुकिए इसको बस हाईलाइट कर लीजिएगा मेन चीज़ जो है, ठीक है। तो ये आप एक बार फटाफट नोट डाउन करिए और उसके बाद अभी स्पेशल पॉइंट्स आपको नहीं करने, हाउस 2 जो है वो कर लीजिए, और हाउस 3 आप अपने आप करिए कि आपको समझ में आया या नहीं आया, फास्ट। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने सारा नोट डाउन किया। और अब हाउस 3 देखते हैं। हाउस 3 का आंसर क्या है, म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट विच एवर इज हायर दैट इज 35,000, और 35,000 और स्टैंडर्ड रेंट दोनों में से लोअर, तो 35,000 जो है आपका एक्सपेक्टेड रेंट आना चाहिए केस 3 में, ठीक है। एक्चुअल रेंट देखते हैं, तो देखिए 30,000 था एनुअल रेंट, 3 महीने वेकेंट रहा, ये एनुअल रेंट है आपका। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 9, 22,500, अनरियलाइज्ड रेंट है 2,500, तो ये आ गया 20,000। अब अगेन एक्सपेक्टेड रेंट जो है यहाँ पर वो ज़्यादा है एक्चुअल रेंट से, तो हमें चेक करना है इज इट ड्यू टू वैकेंसी। फॉर दैट वी विल कंप्यूट प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट, दैट इज 35,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 9, जितने पीरियड के लिए वो लेट आउट रहा 26,250। अब अगर आप देखें तो प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट जो है अगेन एक्चुअल रेंट से ज़्यादा है, और अगर प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा है एक्चुअल रेंट से तो ये वैकेंसी की वजह से नहीं है। उस केस में ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपकी एक्सपेक्टेड रेंट होगी, और वो आपका कितना आ जाएगा, 35,000 रुपीज़। समझ में आई बात? श्योर। तो ये आपने मेरे साथ पूरा का पूरा केस, दोनों केसेस अच्छे से देखे कि एनुअल वैल्यू निकालनी कैसे। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, नील लेना है। अदर केस है एक्चुअल रेंट ज़्यादा है एक्सपेक्टेड रेंट से, कोई दिक्कत ही नहीं, एक्चुअल रेंट लेना है। एक्चुअल रेंट कम है एक्सपेक्टेड रेंट से, तो हमें देखना है कि वैकेंसी की वजह से है या नहीं है। है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आप एक्चुअल रेंट लोगे, नहीं है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आप एक्सपेक्टेड रेंट लोगे। समझ में आई बात? अगर
ये कैसे पता लगेगा वैकेंसी की वजह से? यानी फॉर दैट वी नीड टू कंप्यूट प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट कितने टाइम पीरियड के लिए, फॉर विच द प्रॉपर्टी वाज लेट आउट इंक्लूडिंग सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर AR ज़्यादा आता है प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट से वैकेंसी की वजह से है, अगर PER प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा या इक्वल आता है तो वैकेंसी की वजह से नहीं है। समझ में आई बात? क्लियर। और एक्सपेक्टेड रेंट होपफुली आपको क्लियर है। फेयर रेंट और म्युनिसिपल रेंट विच वैल्यू विच एवर इज हायर वी विल कंपेयर इट फ्रॉम स्टैंडर्ड रेंट, विच एवर इज लोअर दैट विल बी कॉल्ड एज द एक्सपेक्टेड रेंट। समझ में आई बात? श्योर। तो ये था आपका सारा का सारा एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगी, जिसपे आपके ये 3 एग्जाम्पल हाउस 1, 2 और 3 यहाँ तक आप पहले पूरा बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। उसी के बाद हम स्पेशल पॉइंट्स और अपने आगे के एग्जाम्पल देखेंगे, क्योंकि अगर आपने यहाँ तक समझ लिया तो मान लीजिए आपका 70% हाउस प्रॉपर्टी ओवर हो चुका है। थैंक यू। चलिए अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स की बात करते हैं बेटा। ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो आपने मेरे साथ निकालना सीख लिया, उसमें से हम माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस, जो कि माइनस होते हैं अगर आपने सिर्फ एक्चुअल पेमेंट करी है तभी। अगर एक्चुअल पेमेंट नहीं करी, सिर्फ अभी वो ड्यू है, आपने पेमेंट नहीं करी, तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। और म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करके जो वैल्यू आएगी दैट विल बी कॉल्ड एज नेट एनुअल वैल्यू, जिसको रियल टर्म्स में हम एनुअल वैल्यू कहते हैं। देखिए एज सच एक्ट के अंदर कोई 2 वर्ड्स नहीं है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू और नेट एनुअल वैल्यू। हमने अपनी सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस से 2 वर्ड्स बना लिए हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू और नेट एनुअल वैल्यू। एक्ट जो वर्ड यूज करता है, एक्ट वर्ड यूज करता है ओनली एनुअल वैल्यू, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ सिंप्लिसिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2 वर्ड्स डेवलप कर लिए गए। वन इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो हमने निकालना सीखा, और उसमें से माइनस किए जाते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस, जो कि माइनस होते हैं अगर एक्चुअल पेमेंट हुई है। अगर एक्चुअल पेमेंट नहीं हुई, अभी म्युनिसिपल टैक्सेस सिर्फ ड्यू हैं, तो हमें उसे माइनस नहीं करना। समझ में आई बात? तो हमारे पास आ जाता है नेट एनुअल वैल्यू। म्युनिसिपल टैक्सेस के दूसरे नाम जो आपको दिख सकते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, लोकल टैक्स, हाउस टैक्स, वन ऑफ द सेम थिंग। घबराने की जरूरत नहीं है, अगर ये वर्ड भी लिखा हुआ है तो उसका मतलब सेम है। कई बार क्या होता है बेटा, म्युनिसिपल टैक्सेस का अमाउंट ना देके आपको वो जानबूझ के परसेंटेज दे देता है। तो अगर उसने म्युनिसिपल टैक्स एज ए परसेंटेज दिया है, सपोज उसने आपको बोला म्युनिसिपल टैक्स 10% है, तो वो आपको 10% जो है वो अप्लाई करनी है म्युनिसिपल वैल्यू पे, क्योंकि म्युनिसिपल टैक्सेस या लोकल टैक्सेस जो कवर अप किए जाते हैं वो एज ए परसेंटेज ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू ही रिकवर किए जाते हैं। समझ में आई बात? तो बड़े सिंपल वर्ड्स में हमने क्या सीखा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करने हैं एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे, जिसका दूसरा नाम प्रॉपर्टी टैक्स, लोकल टैक्स, हाउस टैक्स भी होगा। और अगर ये परसेंटेज बेसिस पे गिवन होंगे तो वो परसेंटेज हमें म्युनिसिपल वैल्यू पे अप्लाई करनी है, और वो हमारी आ जाएगी नेट एनुअल वैल्यू, जिसको हम रियल टर्म्स में एनुअल वैल्यू कहते हैं। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो मैंने अभी आपको पीछे भी बताया कि उसकी एनुअल वैल्यू जो है वो क्या होती है, निल। और एनुअल वैल्यू का मतलब हमारा क्या है, नेट एनुअल वैल्यू। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया, नेट एनुअल वैल्यू मींस एनुअल वैल्यू जो है उसकी क्या होगी, निल होगी। समझ में आई बात? श्योर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अभी हम इस पे क्वेश्चन करें। अनरियलाइज्ड रेंट आप मेरे साथ ऑलरेडी देख चुके हैं, वो रेंट जो कि रिकवर नहीं हो पाया, ड्यू तो हो गया बट टेनेंट ने हमको पे नहीं किया, तो ये एडजस्ट किया जाता है एक्चुअल रेंट में से टू कंप्यूट द एनुअल वैल्यू। समझ में आई बात? श्योर कि जो भी आपका एक्चुअल रेंट ड्यू था उसमें से हम अनरियलाइज्ड रेंट माइनस कर देते हैं। लेकिन अनरियलाइज्ड रेंट का जो डिडक्शन है, देयर इज अ रूल 4 जो कहता है कि वो आपको तभी मिलेगा जब वो बोनाफाइड हो, मतलब जेन्युइनली गुड फेथ में कि आपने रेंट मांगा और टेनेंट ने देने से मना कर दिया। अगर आप उसमें किसी तरह की टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं कि आपने उससे कैश में ले लिया और फिर आप उसे दिखा रहे हैं कि नहीं उसने रेंट पे नहीं किया, तो ये सब चीज़ें गलत है। जो भी डिफॉल्टेड टेनेंट है उसने आपकी जगह खाली कर दी है, और अगर नहीं खाली करी तो एटलीस्ट आपने कुछ स्टेप्स लिए हैं उससे जगह खाली करवाने के। ऑब्वियसली अगर वो किराया नहीं दे रहा तो आप कुछ तो स्टेप्स लोगे ना उससे जगह किराया खाली करवाने के, या उससे खाली करवा लोगे। या वो जो टेनेंट है वो आपकी ये ना हो कि आपने ये प्रॉपर्टी तो उससे खाली करवा ली, ठीक है, उससे आपने, लोग मैं आपको बताता हूँ करते क्या है, टेनेंट से कैश के अंदर रेंट ले लिया, ठीक है, कैश उनके पास पड़ा हुआ है, बैंक से नहीं लिया। अब बैंक से नहीं लिया तो कोई लीगल एविडेंस तो है नहीं, और फिर डिक्लेयर कर देते हैं कि उस टेनेंट ने हमें रेंट पे नहीं किया, और जबकि उन्होंने कैश लेके उसे दबा लिया अपने पास, किसने, लैंडलॉर्ड ने, और दिखा रहे हैं कि भैया अनरियलाइज्ड है, हमें रेंट नहीं मिला।
इस केस के अंदर पता लगा आप उससे ये प्रॉपर्टी खाली करवा रहे हो, उसको फिर दूसरी अपनी प्रॉपर्टी दे दी कि तू वहाँ रहे, फिर वहाँ पे भी आपने ऐसे ही गेम किया, तीसरी प्रॉपर्टी में उसको बोल रहे हो वहाँ रहे। तो अगर वो टेनेंट आपकी किसी और प्रॉपर्टी में रह रहा है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ घपलेबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है कि लीगल प्रोसीडिंग्स जो है आपने स्टार्ट कर दी है रिकवरी के लिए, और अगर आपने लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं करी है तो एटलीस्ट इनकम टैक्स ऑफिसर को या असेसिंग ऑफिसर जिसको हम बोलते हैं उसको आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि लीगल प्रोसीडिंग्स हम शुरू भी करते हैं तो वो यूजलेस है, हमारी रिकवरी नहीं हो पाएगी। तो अनरियलाइज्ड रेंट जो है वो एक्चुअल रेंट में से एडजस्ट किया जाता है, डिडक्ट किया जाता है, लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टेन रूल्स। ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ वो बोनाफाइड हो, आप उसमें किसी तरह की टैक्स प्लानिंग नहीं कर रहे। जो डिफॉल्टेड टेनेंट है आपने उससे जगह खाली करवा ली है या स्टेप्स लिए हैं जगह खाली करवाने के, वो टेनेंट आपकी किसी दूसरी प्रॉपर्टी में जाके ना रह रहा हो, और लीगल प्रोसीडिंग्स आपने शुरू कर दी और लीगल प्रोसीडिंग नहीं शुरू करी तो आपको इनकम टैक्स ऑफिसर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि भैया अगर मैं लीगल कोई जेन्युइन एविडेंस देके, जेन्युइन रीज़न देके कि अगर हम लीगल प्रोसीडिंग शुरू भी करते हैं तो वो यूजलेस होंगी, किसी भी तरीके का उससे कोई फायदा नहीं होगा। देखिए एग्जाम में आपसे ये थ्योरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनरियलाइज्ड रेंट की डिडक्शन कब मिलती है, इसलिए चारों कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए जिस मकसद से मैं आपको ये थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है जी, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट इसको आप नोट डाउन करिए, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करते हैं। आइए देखिए, पहले आप उसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, एक हाउस है सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा 31 मई तक, 1/6 से उसे लेट आउट किया गया मंथली रेंट पे 20,000, फिर 1 दिसंबर से 31 दिसंबर वो वेकेंट रहा, फिर अगेन उसे लेट आउट कर दिया गया 1 जनवरी से मंथली रेंट पे 25,000 रुपये। उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपको निकालनी है अगर एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ प्रॉपर्टी आपको गिवन है। बड़े आराम से रिलैक्स होकर देखिए, GAV आपको निकालना है। क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ें गिवन है उसे टाइम स्केल डायग्राम पे मैंने ले लिया है। पहले वो कह रहा है आपको कि 1 अप्रैल से 31 मई तक जो प्रॉपर्टी है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड रही, यस और नो। फिर 31 मई मतलब 1 जून से आपने उसे लेट आउट कर लिया और 1 दिसंबर को वो खाली हो गई, मतलब 31 मई से लेके 30 नवंबर तक, जो कि लगभग आपका 6 महीने का पीरियड है, 20,000 रुपये पर मंथ पे वो लेट आउट रही। फिर 1 दिसंबर से 31 दिसंबर वो वेकेंट रही, और फिर आपने 1 दिसंबर से उसे 31 मार्च तक के लिए 25,000 रुपये महीने किराए पे चढ़ा दिए। तो अगर पूरे प्रोसेस को आप ध्यान से देखें तो प्रॉपर्टी जो है पहले 2 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड थी, फिर उसके बाद 6 महीने और इधर 3 महीने, अगर आप देखें इधर 3 महीने और यहाँ पे 6 महीने, टोटल 9 मंथ्स प्रॉपर्टी लेट आउट थी, और 1 महीने प्रॉपर्टी जो है वो वेकेंट रही। आपको ये मेरी बात समझ में आती है? श्योर। तो अगर आप देखें तो एक्चुअल रेंट हमें कितना मिला, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 25,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 1,20,000 और 75,000 विच कम्स आउट टू बी हाउ मच, 1,95,000। हाँ या ना? श्योर। अब आपको एक्चुअल रेंट मिला है 1,95,000। केस 1 में अगर आप देखें तो जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो 1,80,000 है, एक्चुअल रेंट मिला 195। एक्चुअल रेंट ज़्यादा एक्सपेक्टेड रेंट से, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम किसके इक्वल लेंगे, एक्चुअल रेंट के, विच इज़ 1,95,000। इसमें तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। श्योर। अब केस बी, मैं उम्मीद करूंगा पहले आप इस केस बी को अपने आप करें। चलिए, केस बी की अगर हम बात करें तो एक्चुअल रेंट बेटा आपका 1,95,000 है, एक्सपेक्टेड रेंट आपका 3 लाख है। अब एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा है एक्चुअल रेंट से, तो हमें देखना पड़ेगा क्या इज इट ड्यू टू वैकेंसी। तो इसके लिए स्टेप 1 है प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे। कितने टाइम के लिए निकालेंगे, लेट आउट पीरियड प्लस सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड, जो कि मिला के कितने महीने का होता है, 11 महीने का। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 12 पूरे साल का था, इंटू 11, दिस कम्स आउट टू बी 2,75,000। एक्चुअल रेंट है 195, प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट है 2,75,000। तो इट इज़ क्लियरली विजिबल दैट प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो ज़्यादा है एक्चुअल रेंट से, और जब ये सिचुएशन होती है तो इसका मतलब ये वैकेंसी की वजह से नहीं है, और नॉट ड्यू टू वैकेंसी है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या ली जाती है, एक्सपेक्टेड रेंट। तो इस केस पे जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, 3 लाख रुपए। येस और नो? श्योर, पक्का। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, फटाफट इसको आप नोट डाउन करिए। नोट डाउन क्या करिए, मैं तो आपको कहूँगा आप क्वेश्चन नोट डाउन करके सोल्यूशन आप इसका खुद करें और फिर क्रॉस चेक करें आपने सही किया है या नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको 2 पॉइंट बता चुका था, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करने नेट एनुअल वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। और म्युनिसिपल टैक्स को क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, लोकल टैक्स, हाउस टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे, और जो म्युनिसिपल वैल्यू अगर आपको गिवन है और परसेंटेज गिवन है तो म्युनिसिपल वैल्यू पे परसेंटेज निकालनी है।
अनरियलाइज्ड ट्रेंड थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया एग्जाम में 3 नंबर तक की थ्योरी आ सकती है। अब देखिए बड़े ध्यान से एक चीज़ आपको सुननी है जिसके ऊपर हम लेटर ऑन एग्जाम्पल 6 और 7 करेंगे। ये टेक्स्ट प्लानिंग का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। अगर आपके पास सपोज एक प्लॉट ऑफ लैंड है, ज़मीन का टुकड़ा है जिसपे आपने मल्टीपल फ्लैट्स बना दिए। सपोज आपने 3 फ्लैट उस पर बनाए, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और उसके बाद सेकेंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर आपने उस पर बनाए। नाउ इश्यू अराइजेस, प्लॉट ऑफ लैंड पे आपने 3 फ्लैट्स बना दिए, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर, और सारे के सारे अगर आपके सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो आप उसको एक सिंगल हाउस प्रॉपर्टी ही मानेंगे क्योंकि वो एक ही प्लॉट पे बना हुआ है। और क्योंकि अगर आप उसे एक ही हाउस प्रॉपर्टी मानेंगे तो उसकी जो एनुअल वैल्यू है वो क्या होगी, निल होगी। समझ में आई बात? ये तभी हो सकता है जब एक ही प्लॉट ऑफ लैंड पे मल्टीपल फ्लैट्स बने हुए हैं और सारे सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, तो आप उसको एक ही हाउस प्रॉपर्टी मानेंगे, उसकी एनुअल वैल्यू निल होगी। इस पर लेटर ऑन हमें एग्जाम्पल करने हैं, अभी नहीं करवा सकता क्योंकि बीच में बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। हाँ, लेकिन सपोज उसमें से आपने एक लेट आउट कर दिया, एक फ्लैट, और जो बाकी 2 हैं वो अभी आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ग्राउंड फ्लोर आपने लेट आउट कर दिया और बाकी जो है वो आपने अपने खुद के लिए रखे हुए हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है, तो यहाँ पर जो पार्ट आपने लेट आउट कर दिया, ठीक है, वो एक हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा, और जो 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसको 1 हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। मतलब 2 हाउस प्रॉपर्टी का ट्रीटमेंट होगा, कंसिडर्ड एज 2 हाउस प्रॉपर्टी। एक वो जो आपने लेट आउट कर दी और बाकी जो 2 बची हुई है सेम प्लॉट ऑफ लैंड पे, उसको हम सिंगल यूनिट मानेंगे। ये बहुत बड़ी टेक्स्ट प्लानिंग है, एग्जाम में क्वेश्चन भी इसके ऊपर आता है, बड़े ध्यान से देखिएगा। एक ही प्लॉट ऑफ लैंड पे मल्टीपल फ्लैट्स बने हुए हैं, सारे सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, तो उसे एक ही हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा एसएससी के लिए। उस पे 3 फ्लैट्स बने हुए हैं, उसने एक लेट आउट कर दिया, 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, तो लेट आउट वाले को एक हाउस प्रॉपर्टी और जो बाकी 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसे एक हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अभी तक आप मेरे साथ जो मोटी मोटी बातें सीख चुके हैं। सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन आपने देख लिया, थ्योरी आ सकती है वहाँ से पूरी। एनुअल वैल्यू आप निकालना सीख चुके हैं, जिस पे मैंने आपको पहले एक क्वेश्चन करवाया और एक अभी इस वीडियो में भी करवा दिया। और ये स्पेशल पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, जिसमें भी पॉइंट 1 और पॉइंट 3 का क्वेश्चन आपके सामने नहीं आया, क्योंकि उसके लिए कुछ मल्टीपल चीज़ें हमें और सीखनी पड़ेंगी। पहले वो सीख लें, उसके बाद ही हम पॉइंट 1 और 3 से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। फॉर द टाइमिंग ये सारी चीज़ें जो हैं आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम शुरू करते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 नेक्स्ट पार्ट से। यहाँ तक प्लीज़ सारा का सारा रिवाइज कर लीजिए। अब आप मान के चलिए आपका लगभग 80% हाउस प्रॉपर्टी ओवर हो चुका है। अब हमें मेन ये डिडक्शंस करके उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके जो चीज़ें हैं उसको सुपर स्ट्रॉन्ग करनी है। बस प्लीज़ मेंटेन सम पेशेंस फॉर द सम टाइम फॉर नेक्स्ट 2-3 वीडियोस। उसके बाद आपको किसी प्रकार के जो थोड़े बहुत मन में डाउट्स हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। और डाउट आपका यहाँ पर ये है कि बस ये म्युनिसिपल टैक्सेस के बारे में सर ने क्या बता दिया, और यहाँ पर ये 1 प्लॉट, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। फर्स्ट और थर्ड पॉइंट के लिए क्वेश्चन के साथ इसे क्लियर करेंगे। अभी नहीं करवा सकता फॉर रीजन बिंग मैंने आपको बता दी, कुछ 1-2 चीज़ें हमें सीखनी है डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24, उसके बाद ही हम फर्स्ट और 3 पॉइंट पे क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 की। ये क्या है, देखिए, जो भी आप नेट एनुअल वैल्यू निकालते हैं उसके ऊपर हमें एक 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन लेनी है, जिसको हम स्टैट्यूटरी डिडक्शन भी बोलते हैं। आपने ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाली, उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस किए, अगर वो पेड हैं, नेट एनुअल वैल्यू आ गई, उसके बाद आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करनी है 30% से। अब ये स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों, देखिए, जो ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है वो कह सकता है कि मैंने पूरे साल रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाई, सोसाइटी के चार्जेस लगे, पार्किंग के चार्जेस लगे, इंश्योरेंस करवाया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, वाटर चार्जेस है एंड सो ऑन। तो उन सबको एक सिंप्लीफाई करने का तरीका उन्होंने बनाया कि भैया जो भी नेट एनुअल वैल्यू आएगी उसका फ्लैट हम 30% डिडक्शन देंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट कि आपका अमाउंट कितना लगा है। और ये 30% फ्लैट हमने जब डिडक्शन दे दी तो आपको किसी भी तरह की कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। नो डिडक्शन फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सोसाइटी चार्जेस, पार्किंग चार्जेस, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, लिफ्ट, इसकी किसी भी प्रकार की कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी अगर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% क्योंकि मिल गई है। समझ में आई बात? इसका एक्चुअल अमाउंट कितना है, उससे ज़्यादा है, कम है, फ़र्क नहीं पड़ता, आपको फ्लैट डिडक्शन लेनी है नेट एनुअल वैल्यू की कितनी, 30%।
उसके बाद माइनस करना इंटरेस्ट ऑन लोन, फिर आपका आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, ध्यान से देखिए। अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, रिनोवेट करवाने के लिए लोन लिया है, तो उस पे जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसका आपको डिडक्शन मिलेगा। लोन आप कहीं से भी ले सकते हैं, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ट्रस्ट से, फ्रेंड से, फैमिली से, मतलब फॉर्मल सोर्स हो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इनफॉर्मल सोर्स है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वहाँ से भी आपने लिया है तो भी बात बनेगी। इंटरेस्ट ड्यू बेसिस पे अलाउड होगा, चाहे आपने एक्चुअली पे किया या नहीं पे किया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ड्यू बेसिस पे आप डिडक्शन ले सकते हैं। पेनल्टी इंटरेस्ट जो होता है कि सपोज आपने इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करी टाइमली और उसके बाद आपको थोड़े टाइम बाद आपने पेमेंट करी तो विद पेनल्टी या इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आपको देना पड़ा, तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट अगर लगता है तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। जो इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी वो सिर्फ जो आपने कैपिटल बोरो किया है उसकी मिलेगी। अगर इंटरेस्ट आपने टाइमली पे नहीं किया और उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है तो उसका किसी भी प्रकार का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। समझ में आई बात? श्योर। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन टेकन फॉर रीपेमेंट ऑफ अर्लियर लोन इज अलाउड एज डिडक्शन। ये क्या है? देखिए होता क्या है, सपोज आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 40 लाख का लोन लिया मकान खरीदने के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%। बाद में आपको किसी और बैंक से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता है। आपने एक बार तो SBI से 10% पे ले लिया, बाद में आपको पंजाब नेशनल बैंक ऑफर करता है 9% पे, तो आप PNB से लोन लेते हैं और वो अमाउंट SBI को रीपे कर देते हैं, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में आपका इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। तो अगर आपने कोई इंटरेस्ट लोन लिया है, फ्रेश लोन लिया है, वो फ्रेश लोन किस लिए लिया है? रीपेमेंट ऑफ अर्लियर लोन के लिए, तो उसका जो फ्रेश लोन है उसका इंटरेस्ट आपको एज ए डिडक्शन अलाउड होगा। ये नहीं है कि आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलना बंद हो जाएगा। 5 बातें अभी तक बताइए, बोलो फटाफट क्या क्या। कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिनोवेशन, परचेज के लिए आपने लोन लिया है, डिडक्शन मिलेगा। कहीं से भी लो, फॉर्मल, इनफॉर्मल सेक्टर, ड्यू बेसिस पे मिलेगा, पेनल्टी इंटरेस्ट का नहीं मिलेगा। फ्रेश लोन लिया है रीपेमेंट ऑफ अर्लियर लोन के लिए तो भी डिडक्शन आपको मिलेगा। ठीक है। इंटरेस्ट अगर आपने आउटसाइड इंडिया पे किया है, सपोज आपने लोन लिया किसी फॉरेन कंट्री से आपने USA से लिया, UK से लिया, और आप किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उसका डिडक्शन मिलेगा, लेकिन आपको फिर उसका TDS काटना पड़ेगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आप TDS काटेंगे तभी आप, अगर आपने TDS काट के उनको इंटरेस्ट पे किया है तभी आपको डिडक्शन अलाउड होगा, अदरवाइज आपको डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। TDS क्या होता है मैं आपको बता दूं छोटा सा, इट्स टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब जहां पर सोर्स ऑफ इनकम है वहीं पर टैक्स काट लिया जाता है। देखिए बड़ा सिंपल सा कारण है, अगर आपने फॉरेन बैंक से लोन लिया, आप उनको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर द इंडियन गवर्नमेंट टू क्लेम द टैक्स फ्रॉम द फॉरेन अथॉरिटीज़। ठीक है, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि आप उनको इनकम दे रहे हैं, एक तरह से अगर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो फॉरेन बैंक को तो इनकम मिल रही है ना। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी ने हमारी जिम्मेदारी लगा दी कि अगर आप किसी फॉरेन बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उसका TDS काटेंगे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करवाएंगे। अगर आपने ऐसा किया है तभी आपको वो इंटरेस्ट अलाउड होगा, अदरवाइज आपको अलाउड नहीं होगा। समझ में आई बात? श्योर। अब इंटरेस्ट कितना अलाउड होगा, क्या उसकी स्पेसिफिक लिमिट है? जी हाँ, अगर आपने प्रॉपर्टी लेट आउट की है या आपकी प्रॉपर्टी डीम टू बी लेट आउट मानी गई है तो कोई लिमिट नहीं है, आपने जो इंटरेस्ट पिया है सारा का सारा अलाउड हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड, और आपने लोन लिया है 1 अप्रैल 1999 के बाद फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन, और वो कंस्ट्रक्शन जो है विद इन 5 ईयर्स कंप्लीट हो जानी चाहिए फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर जिसमें आपने लोन लिया है। मतलब सपोज आपने 30 मई 2014 में लोन लिया, तो ये कौन सा प्रीवियस ईयर हुआ? 14-15 हुआ, तो 31 मार्च 2015 से 5 सालों के अंदर, मतलब मैक्सिमम बाय 31 मार्च 20 आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो अगर लोन आपने 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया है फॉर द पर्पस ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन लिया है, याद रखना रिनोवेशन इसके अंदर कवर अप नहीं होता, एग्जाम में घुमा देता है वो आपको, सिर्फ इसमें परचेज और कंस्ट्रक्शन आता है। तो अगर आपने लोन लिया है 1 अप्रैल 1999 के बाद फॉर द पर्पस ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन, और वो कंस्ट्रक्शन जो है 5 साल में कंप्लीट हो जानी चाहिए फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस
प्रीवियस ईयर इन विच लोन वॉज टेकन, तो आपको मैक्सिमम 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट अलाउड होगा एज ए डिडक्शन। लेकिन आपने इसके अलावा कोई केस है, सपोज आपने लोन 1 अप्रैल 99 से पहले लिया, या आपने रिनोवेशन पर्पस के लिए लिया, या आपकी कंस्ट्रक्शन 5 साल से ज़्यादा में कंप्लीट हुई, तो फिर मैक्सिमम लिमिट आपकी 30,000 रुपये की है जो आपको डिडक्शन मिलेगा। इससे ज़्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो देखिए मोटी मोटी बातें, लेट आउट प्रॉपर्टी है, कोई लिमिट नहीं है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो या तो 2 लाख मैक्सिमम मिलेगा या 30,000। 2 लाख कब? 1 अप्रैल 1999 के बाद है। कंस्ट्रक्शन के लिए, कंस्ट्रक्शन 5 साल में कंप्लीट हो गई। याद क्या रखना है कि रेनोवेशन उसमें कवर अप नहीं होता। इसके अलावा कोई केस है तो कितना मिल जाएगा? 30,000 रुपये का डिडक्शन। समझ में बात? अब ये तो आपने यहाँ पे 7 पॉइंट्स पढ़ लिए। बड़े ध्यान से देखिए, 2 तरह के इंटरेस्ट हो सकते हैं। या एक काम करिए, आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक आप पहले सारा का सारा नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? फिर हम टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट से देखते हैं। चलिए अब हम देखेंगे इंटरेस्ट का डिडक्शन किस तरीके से मिलेगा। देखिए इंटरेस्ट का डिडक्शन लेने के लिए हमें उससे पहले बाइफरकेट करना पड़ेगा प्री और पोस्ट में। तो व्हाट इज दिस प्री और पोस्ट? देखिए सिंपल वर्ड्स में, जिस दिन आपने लोन लिया, सपोज एक छोटा सा एग्जांपल, आपने 30 मई 2016 को लोन लिया, और जिस दिन आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, सपोज आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया था, आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई 31 अगस्त 2019। तो देखो जिस दिन आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है ना, उससे पहले जो भी 31 मार्च आएगी, कौन सी आएगी इस केस में? 31 मार्च 2018। तो यहाँ तक का जो पीरियड है वो सारा प्री कहलाएगा, और उसके बाद का जो पीरियड है वो पोस्ट कहलाएगा। अभी आप समझो प्री और पोस्ट किसको कहना है। प्री किसको कहना है? जिस डेट को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है उससे पहले की जो 31 मार्च आएगी वहां तक का सारा पीरियड जो है वो मेरा क्या कहलाएगा? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। और उसके बाद का सारा क्या कहलाएगा? पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। देखो मैंने लिख भी दिया, जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है उससे पहले 31 मार्च तक का जो पीरियड है उसको हमें क्या कहना है? प्री कंस्ट्रक्शन। थोड़ा अंग्रेजी में टेक्स्ट की लैंग्वेज में, इंटरेस्ट फॉर पीरियड अप टू प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड। हम देसी लोग हैं, हिंदी ज़्यादा अच्छे समझ में आती है। अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इंटरेस्ट बनता है ना बेटा, उसका आपको डिडक्शन मिलता है 5 इंस्टॉलमेंट्स में फ्रॉम प्रीवियस ईयर। जिस प्रीवियस ईयर में आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है, जैसे आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है 19-20 के अंदर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी इंटरेस्ट मिलेगा इसको हम डिवाइड बाय 5 कर देंगे, और उसका डिडक्शन हमें 5 इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा। कौन कौन सी इंस्टॉलमेंट्स में? 2019-20 में मिलेगा, फिर 20-21 में मिलेगा, फिर आपको मिलेगा 21-22 में, फिर आपको मिलेगा 22-23 में, और फिर आपको मिलेगा 2023-24 में। ऐसे 5 इंस्टॉलमेंट्स में आपको उसका डिडक्शन मिलेगा। समझ में आई बात? श्योर? पक्का? और पोस्ट वाली की कोई दिक्कत नहीं, आप वो फुल अमाउंट ले सकते हैं। एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, ध्यान से देखिए। लोन लिया बेटा हमने 1 अप्रैल 2016 को, और उसने हमें बोला कि हमने ये रीपेमेंट्स करी हैं, इंटरेस्ट डिडक्शन बतानी है 19-20 की। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई 14 फरवरी 2020 को। 14 फरवरी 2020 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई। इससे पहले की 31 मार्च कौन सी पड़ेगी? 31 मार्च 2019। तो 1 फरवरी 2016 जिस दिन आपने लोन लिया था, उस दिन से लेके 31 मार्च 2019, मतलब ये जो टाइम पीरियड है ये सारा का सारा क्या कहलाएगा? प्री। और इसके बाद का जो सारा टाइम पीरियड है वो क्या कहलाएगा? पोस्ट। ये वाला सारा टाइम पीरियड जो है वो पोस्ट एक्विजिशन कहलाएगा। इतनी बात आपको समझ में आती है? पक्का आती है? तो एक काम करो, पहले आप ये 8th वाला जो पूरा ये नोट डाउन कर लो, और ये एग्जाम्पल यहाँ तक नोट डाउन कर लो, फिर मैं कैलकुलेशन में लेके चलता हूँ। देखिए बेटा, हमने 1 अप्रैल 2016 को लोन लिया, हमने 1 अप्रैल 2017 को 3 लाख रुपए की पेमेंट कर दी। तो 1 दिसंबर 2016 से 31 मार्च 2017 तक एक तरह से हमने 12 लाख का लोन ले रखा था। 1 अप्रैल 2017 को अगर हमने 3 लाख की पेमेंट कर दी तो हमारे पास जो पेंडिंग लोन बचा, आउटस्टैंडिंग लोन बचा, वो 9 लाख रुपए का बचा। हाँ या ना? और कब तक? नेक्स्ट रीपेमेंट करी हमने 1/10/2018 को 4 लाख रुपए की, मतलब 30 सितंबर
18 तक मेरा जो लोन था वो 9 लाख का था। मैंने फिर 1/10/2018 को 4 लाख रुपए की पेमेंट कर दी 9 लाख में से, तो बचा कितना? 5 लाख रुपए का लोन। कब तक? दिस इज अप टू 31 दिसंबर 2018, क्योंकि आपने फिर 1/1/2019 को, आप देखिए, आपने फिर 2.5 लाख की रीपेमेंट कर दी। तो अगर आपने 1/1/2019 को 2.5 लाख रुपए की पेमेंट कर दी, तो टिल टुडे अभी तक जो लोन पेंडिंग है वो कितने का है? 2.5 लाख का। सिंपल है यार, इसमें क्या है, क्यों दिमाग घुमा रहे हो अपना? 1 अप्रैल 2016 को कितने का लोन था? 12 लाख का। चलो टाइम स्केल पे सिखा भाई, इस दिन 12 लाख का लोन लिया आपने, तो यहां से यहां तक आपका लोन चला 12 लाख का। फिर 1/4/17 को आपने 3 लाख की रीपेमेंट कर दी, तो यहां से यहां तक आपका लोन था 9 लाख का। फिर आपने 1/10/18 को 4 लाख की पेमेंट कर दी, तो 9 लाख में से 4 लाख की पेमेंट कर दी, तो कितना बचा? 5 लाख। तो 1/10/18 से 1/1/19 तक आपका लोन रहा 5 लाख का। फिर आपने 1/1/19 को 2.5 लाख की पेमेंट कर दी, तो 5 लाख में से अगर आपने 2.5 लाख की पेमेंट कर दी, तो 1/1/19 से 31 मार्च 19 तक, जो कि आपका प्री कंस्ट्रक्शन का एंडिंग डेट है, उस दिन तक आपका इंटरेस्ट कितने का रहा? सॉरी, लोन कितने का रहा? 2.5 लाख का। समझ में आई बात? अब सिंपल है, इंटरेस्ट निकालना है। 1/12/16 से 31 मार्च 17 तक 12 लाख का लोन था। 12 लाख पे 12%, कितना टाइम गैप है ये? 4 महीने का, 48,000 आता है। फिर 1 अप्रैल 17 से 30 सितंबर तक आपका कितने का लोन था? 9 लाख का। कितने महीने? 1 अप्रैल 17 से 30 सितंबर 18 तक है। हाँ, ध्यान से, तो ये 18 महीने हो गए। समझ गए अब 18 महीने कैसे? हाँ, वेरी गुड, अकलमंदो। तो 1,62,000। फिर 1/10/18 से 31/12/18 तक आपका 5 लाख का लोन था 3 महीने के लिए, तो कितना हो गया? 15,000। फिर 1/1/19 से 31 मार्च 19 तक आपका लोन कितने का था? 2.5 लाख का। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए, तो आपका कितना आ गया? 5,000। सो दिस प्री एक्विजिशन कम्स आउट टू बी 2,30,000, जिसका आपको 5 इंस्टॉलमेंट्स में डिडक्शन मिलेगा। यस और नो? अब उसके बाद आपने कोई रीपेमेंट तो करी है नहीं, तो 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 2020 तक आपका पूरा 2.5 लाख का लोन जो है वो आउटस्टैंडिंग है। तो पोस्ट एक्विजिशन के लिए अगर आप निकालें, ध्यान से देखिए, 2.5 लाख का पूरे साल का 12%, 30,000, दिस इज पोस्ट एक्विजिशन फॉर 1920। तो टोटल डिडक्शन कितनी मिलेगी? 2,30,000 जो है इसको डिवाइड बाय 5 कर देंगे और 30,000 पे 1920 की, तो टोटल डिडक्शन आपको मिलेगी 76,000 की। तो ले देके इतनी बड़ी कहानी इसलिए सुनाई, जो यहाँ बताया था प्री कंस्ट्रक्शन का आपको मिलेगा 5 इंस्टॉलमेंट्स में। प्री कंस्ट्रक्शन का टाइम पीरियड जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है उससे पहले जो 31 मार्च आएगी वहाँ तक का, उसके बाद सारा पोस्ट एक्विजिशन कहलाएगा। समझ में आई बात? पोस्ट एक्विजिशन का 100% मिल जाएगा और प्री का जो है वो 5 इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा। समझ में आई बात? श्योर। चलिए, इसके बाद 2 छोटे छोटे पॉइंट और हैं। इंटरेस्ट की जब आप बात करते हैं, तो अगर आपने किसी भी तरह की सर्विस, कोई भी ब्रोकरेज वगैरह पे करी है मनी बोरो करने के लिए, तो वो भी डिडक्टेबल है एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड। सिर्फ प्योर इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं, कोई भी सर्विस फी, प्रोसेसिंग फीस, ब्रोकरेज आपने पे करी है तो उसका भी आपको डिडक्शन मिलेगा। अच्छा, हो सकता है कि आपने बोरोइंग्स ना करी हो, लेकिन आपने एज एन एसएससी सेलर के साथ एग्रीमेंट किया कि सपोज मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, 50 लाख का मकान है भाई, तो एक काम करियो, मेरे से 12 लाख की 5 इंस्टॉलमेंट्स ले लियो, 12 लाख की 5 इंस्टॉलमेंट्स ले लियो, ठीक है। तो एक तरह से आप उतना कितना पे कर रहे हो? 60 लाख, जबकि उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी कितनी? 50 लाख रुपए। आप पे कितना कर रहे हो उसे? 60 लाख रुपए। सो द एडिशनल अमाउंट दैट यू आर पेइंग to the seller of rupees 10 lakh is nothing but the interest, because you are paying the amount in installments. Yes or no? So if instead of borrowing, assessee pays the amount in installments to the seller, then interest amount included in installment, हर installment में अगर देखा जाए
5 इंस्टॉलमेंट्स हैं, टोटल इंटरेस्ट कितना गया 10 लाख। तो हर इंस्टॉलमेंट में जो भी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपका गया है वो आप डिडक्ट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि बोरोइंग्स हो। अगर इस तरह का अरेंजमेंट भी है कि आपने सीधे सेलर को बोला कि आई विल पे यू द अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट्स और जो भी आपका इंटरेस्ट बनता है, तो जो भी उसमें आपका इंटरेस्ट हुआ वो भी आप डिडक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बोरोइंग्स ही होंगी। समझ में आई बात? श्योर। तो बेटा ये आपने 10 रेलिवेंट पॉइंट पढ़े इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो तो 8th पॉइंट है, बाकी थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए सारी बातें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। कोई भी चीज़ जो है वो आप इग्नोर नहीं कर सकते। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पॉइंट्स इसके अंदर रेलिवेंट हैं। समझ में आई बात? 8th पॉइंट जो है वो सिर्फ कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फटाफट इसे सारा नोट डाउन कर लीजिए। अब आपका 90% चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है। हमें सिर्फ बेटा क्वेश्चन अब डिस्कस करने हैं, फटाफट फास्ट। आइए बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत सिंपल है और खामखा एग्जाम में आ गया ना तो आपके नंबर जरूर कटवाएगा। ऐसा क्या है सर? देखिए, राम के पास प्रॉपर्टी अपने रहने के लिए, उनका ट्रांसफ़र हो गया दूसरे स्टेट में जून में, एंड देयरफॉर ही लेट आउट द प्रॉपर्टी फ्रॉम 1 जुलाई ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के 1 जुलाई से उन्होंने प्रॉपर्टी लेट आउट कर दी। मंथली रेंट जिसका है 3000 रुपये। कॉरपोरेशन टैक्स जो है उस प्रॉपर्टी का 6000 रुपये, जिसमें से 50% जो है वो उन्होंने पे कर दिया 31 मार्च से पहले। मतलब हमें पता है कॉरपोरेशन टैक्स का पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन मिलता है, तो 6000 का 50% दैट इज 3000 का डिडक्शन मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड जो है वो 20,000 है। कंप्यूट इनकम। अब सी, यहाँ पर अगर आप देखें तो जून तक उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो सेल्फ ऑक्यूपाइड थी, उसके बाद उन्होंने लेट आउट करी है। तो हेयर प्रॉपर्टी वॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर फर्स्ट 3 months एंड देयर आफ्टर ही लेट आउट द प्रॉपर्टी फॉर 9 months। तो एक्चुअल रेंट आपका कितना है? 3000 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट इज 27,000। एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए उन्होंने कोई भी चीज़ आपको नहीं बताई। तो इस क्वेश्चन में जब आपको इस तरह की कोई क्वेश्चन गिवन है तो आप मान लीजिए कि जो फेयर रेंट है वो इक्वल है एक्चुअल रेंट के। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बड़ी कॉमन सी असम्पशन है। अगर कुछ नहीं गिवन तो हम यही मानेंगे जो एक्चुअल रेंट है वही फेयर रेंट है, और उसके बेसिस पे आप अपना एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लीजिए। पूरे 12 महीने का कितना बनेगा? 36,000 रुपये। हाँ या ना? श्योर भाई, कुछ नहीं गिवन ना म्युनिसिपल वैल्यू, ना फेयर रेंट, ना स्टैंडर्ड रेंट। तो आप क्या करोगे? जो एक्चुअल रेंट है मान लोगे कि वही फेयर रेंट था, उतने में ही चढ़ा होगा प्रॉपर्टी, तो उसके बेसिस पे एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लिया। अब एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा एक्चुअल रेंट से, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट। अब बड़े ध्यान से देखना, 9 months आपने लेट आउट करा और 3 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा, तो 36,000 विच इज़ अ प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट डिवाइडेड बाय 12, अगेन मल्टीप्लाई बाय 12। क्योंकि देखो मैंने आपको ये बताया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई हम करते हैं किससे? यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं जितने पीरियड के लिए वो आपका लेट आउट रहा प्लस सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा। सिर्फ वेकेंट पीरियड नहीं लेते, वेकेंट तो रहा ही नहीं, वो लेट आउट प्लस सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो यहाँ प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट भी आपका कितना आता है? 36,000। और आप देखिए प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो एक्चुअल रेंट से ज़्यादा है, और प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट अगर एक्चुअल रेंट से ज़्यादा होता है तो हम बोलते हैं कि इट्स नॉट ड्यू टू वैकेंसी। मैं मान के चलता हूँ कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग है और आपको बातें याद आ रही हैं। तो अब इफ़ इट इज़ नॉट ड्यू टू वैकेंसी द एक्सपेक्टेड रेंट विल बी इक्वल टू ग्रॉस एनुअल वैल्यू विच इज़ 36,000। समझ में आई बात? श्योर, पक्का? अच्छा, सेकंड पॉइंट, जो म्युनिसिपल टैक्सेस हैं वो एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे अलाउड होते हैं, देयरफॉर डिडक्शन जो है वो आपको 50% मिलेगा। 6,000 का कितना? 3,000। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई 36,000। 3,000 आपको म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन मिलेगा। तो देखिए फुल फ्लैश क्वेश्चन कैसे करना होता है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, फिर आपने आ गई नेट एनुअल वैल्यू। जो भी नेट एनुअल वैल्यू आई उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन आपने लिया 30%। ये 30% है किसका? 33,000 का, ये जो मैंने आपको बताया था। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड आपको कैलकुलेटेड गिवन था, वो आप माइनस करेंगे तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपका आता है। तो इस तरीके से आपको पूरा कंप्लीट फुल फ्लैश क्वेश्चन जो है वो करना होता है हाउस प्रॉपर्टी का। समझ में आया? अगर आपके प्रोविज़न सारे दिमाग में हैं, चीज़ें सारी दिमाग में हैं, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रोविज़न आपके प्लस माइनस हैं तो ही क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत आएगी, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन आप नोट करिए, एग्जाम्पल, उसके बाद सॉल्यूशन आप खुद करिए
अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो नोट्स होते हैं ये आपको प्रॉपर लिख के आने पड़ते हैं कि भैया हमने पूरी वर्किंग जो है आपको वर्किंग नोट में दिखानी है, एक एक एक्सप्लेनेशन, कोई चीज़ जैसे आप 50% ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, सब कुछ आपको लिख के आना है जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बेटा। फटाफट इसको फटाफट सारा का सारा क्वेश्चन लिखिएगा, आंसर खुद करिएगा, फिर क्रॉस चेक करिएगा। थैंक यू। चलिए आइए बच्चों एक एग्जाम्पल करते हैं टीम टू बी लेट आउट पे। देखिए हमने देखा कि अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उस केस के अंदर दो प्रॉपर्टीज तक आपके पास एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर इसके अलावा आपके पास दो से ज़्यादा प्रॉपर्टीज हैं, जितनी भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज हैं उसको हम क्या मान लेंगे, डीम टू बी लेट आउट। अब किस तरीके से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसकी होती है उसको देखते हैं। सपोज आपके पास 3 घर हैं, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, जिनकी म्युनिसिपल वैल्यूएशन गिवन है, फेयर रेंट गिवन है, स्टैंडर्ड रेंट पर एनम गिवन है, डेट ऑफ कंप्लीशन गिवन है 31 मार्च 2017-18 और ये भी 18। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड फॉर हाउस 2 एंड 3 ओनली दिए हमने, एक्चुअली सिर्फ सेकंड और थर्ड के हैं, फर्स्ट का भी पे नहीं हो पाया, 12%, 8%, 10%। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, कितना इंटरेस्ट क्या हो इनको बाय करने में, एक्विजिशन है परचेज 180, 80 और 75। अब देखिए यहां पर आपके पास 3 घर हैं, तो कोई भी 2 घर जो है वो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो, तीसरा घर जो है वो आपका डीम टू बी लेट आउट होगा। अब कैसे टैक्स प्लानिंग उसकी पूरी की जाती है देखिएगा, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस बन सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन ये बन सकता है कि हम हाउस 1 और 2 इसको मान ले सेल्फ ऑक्यूपाइड, और जो हाउस 3 है उसको मान ले डीम टू बी लेट आउट। पहला ऑप्शन ये हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन हमने मान लिया कि हाउस 2 एंड 3 जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है और हाउस 1 जो है वो है डीम टू बी लेट आउट, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो सकता है कि हाउस 1 और 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान ले और हाउस 2 जो है उसको डीम टू बी लेट आउट मान ले। यही 3 ऑप्शंस हमारे पास है, क्योंकि देखो लॉ ये कहता है कि आप कोई भी 2 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो और तीसरा आपका डीम टू बी लेट आउट माना जाएगा। अब कौन से 2 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड आप मान सकते हो, इट इज कंप्लीटली अप टू यू। तो ये 3 ऑप्शंस उस हिसाब से निकल के हमारे पास आते हैं। अब हमें तीनों ऑप्शंस पे वर्कआउट करना है, कैसे करना है। सबसे पहले आप मानिए कि अगर आपने हाउस 1, हाउस 2 या हाउस 3 लेट आउट किया होता, डीम टू बी लेट आउट, तो उसकी आपकी इनकम कितनी आती। अब वो किस तरीके से निकालेंगे, वही हमारा तरीका, म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट दोनों में से जो भी हायर होगा, बट इट कैन नॉट एक्सीड द स्टैंडर्ड रेंट पर एनम। तो देखिए यहाँ पर हाउस 1 के केस में दोनों में से जो भी हायर है दैट इज 150, और 150 और 1 लाख में से जो भी लोअर है दैट इज 1 लाख, ठीक है। फिर यहाँ पर 115, 175 दोनों में से जो भी हायर है दैट इज 175, फिर 165 से कंपेयर करेंगे जो भी लोअर है 165। सेम वे यहाँ पर 2 लाख 250 दो भी जो भी हायर है दैट इज 250, फिर कंपेयर करेंगे 240 से तो 240, ठीक है। फिर म्युनिसिपल टैक्सेस उसने बोले थे सिर्फ 2 और 3 के पे किए, तो 1 के केस में तो हम ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है आपका 8%, तो हमेशा ये हम किस पे लेते हैं, वैल्यूएशन पे लेते हैं म्युनिसिपल, ठीक है। तो 1,15,000 का 8% आप करेंगे तो दिस विल बी 9200। एंड सेम वे यहाँ पर आप देखेंगे कि इट्स 10%, तो 2 लाख का जब आप 10% करेंगे तो इट विल बी 20,000, ठीक है। तो ये आपका आ गया नेट एनुअल वैल्यू। अब डिडक्शन, स्टैच्यूटरी डिडक्शन मिलती है 30%, 1 लाख का 30%, 155,800 का 30% और 2,20,000 का 30%। अब इंटरेस्ट ऑन लोन की जो फिक्स, क्योंकि आप यहाँ पर डीम टू बी लेट आउट मान रहे हैं तो किसी भी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो। ये देखिए हमने पढ़ा भी था डीम टू बी लेट आउट है तो कोई लिमिट नहीं है, लिमिट तब है जब वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा 180, 80 और 75 जो है वो आपको अलाउ हो जाएगा। तो अगर डीम टू बी लेट आउट मानते हैं तो इनकम हाउस 1 की आ रही है नेगेटिव में, हाउस 2 की 29,060 और हाउस 3 की 79,000। देखिए नेगेटिव में आने का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट आपको टैक्स वापस देगी, नेगेटिव में आने का मतलब ये कि अगर कोई पॉजिटिव इनकम होगी तो उसके साथ इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं, और बाकी हम सेट ऑफ चैप्टर भी लेटर ऑन डिस्कस करेंगे।
तो ये तो हो गया डीम टू बी लेट आउट। अगर आप मानते हैं हाउस 1 को, हाउस 2 को, हाउस 3 को, तो कितनी कितनी इनकम आती है। अब हम किसी दो प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान रहे हो, तीसरे को लेट आउट। लेट आउट वाले ऑप्शन हमने देख लिए। अब अगर हम हाउस 1 एंड 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउसेज व्हेन दे आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, हाउस 1 एंड 2। तो जब सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते हैं तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपको क्या लेनी है, नील, यस और नो। और इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, अब क्योंकि एक्विजिशन पर्पस है तो मैक्सिमम जो है वो आपको 2 लाख रुपए अलाउ होगा। आप देखिए ये चीज आपने पढ़ी है मेरे साथ, सेल्फ ऑक्यूपाइड लोन टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 99 ओनली फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन नॉट फॉर रेनोवेशन शैल बी कंप्लीटेड विद इन 5 years, तो मैक्सिमम 2 लाख है। तब अदर केस है तो 30,000 है। तो यहाँ पर एक्विजिशन लिखा है तो परचेज और कंस्ट्रक्शन नहीं मानेंगे, इसलिए 2 लाख रुपए तक की जो डिडक्शन है वो आपको मिल जाएगी। अच्छा, ये 2 लाख रुपए जो मिलती है ये कंबाइन दोनों घरों की मिला के मिलेगी, ये नहीं है कि एक घर की 2 लाख है, इट्स कंबाइन। यहाँ आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए लिख भी दिया, लिमिट ऑफ 2 लाख और 30,000 इज फॉर बोथ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज नॉट फॉर इंडिविजुअल। तो 1 एंड 2 है। देखिए अब 1 एंड 2 को अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते हैं तो आपने टोटल पे किया है 180 प्लस 80, 2,60,000 आता है। बट क्योंकि मैक्सिमम लिमिट जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में 2 लाख है तो सिर्फ यहाँ हम 2 लाख रुपए लेंगे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शन ऑफ 2 लाख। तो नेगेटिव 2 लाख आ गया। हाउस 2 एंड 3 नील। अब हाउस 2 एंड 3 पे अगर आप कंबाइन देखें 80 प्लस 75, आपने 155 जो है इंटरेस्ट पे किया है तो 155 ही मिलेगा, यहाँ 2 लाख तक जाने की बात ही नहीं आती। हाउस 1 एंड 3 पर अगर आप देखें 1 पे है 180 और यहाँ पे है 75, तो 180 प्लस 75 कम्स आउट टू बी 255। तो यहाँ पर भी मैक्सिमम जो है आपको 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा। तो ये आ गई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी व्हेन दे आर सेल्फ ऑक्यूपाइड। आपने देखो अभी तक क्या किया उसको समझो मोटा मोटा। आपने जो लॉ ने कहा उस हिसाब से 2 घरों को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना, एक को डीम टू बी लेट आउट, और जो जो ऑप्शंस बन सकते थे वो ऑप्शंस लिए। स्टेप 1। स्टेप 2 में आपने डीम टू बी लेट आउट मान के एक एक घर को इनकम निकाल ली, जो भी इनकम आई। स्टेप 3 में आपने क्या किया, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड के ऑप्शंस आपने लिए थे 1 एंड 2, 2 एंड 3 एंड 1 एंड 3, ये ऑप्शंस ये लिए थे आपने। इसके हिसाब से आपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाली। आपको पता है जीएवी नील लेना होता है। अब ऑप्शन 1 क्या था, हाउस 1 एंड 2 आर सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड हाउस 3 इज डीम्ड टू बी लेट आउट। 1 एंड 2 जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है और हाउस 3 जो है आपका डीम्ड टू बी लेट आउट है। ठीक है, तो हाउस 3 आपका डीम्ड टू बी लेट आउट और 1 एंड 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो माइनस 2 लाख और प्लस 79,000, माइनस 2 लाख प्लस 79,000, तो दिस कम्स आउट टू बी 1,21,000। देखिए वही चीज, बहुत आसान है, कोई इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं है। हाउस 2 एंड 3, हाउस 2 एंड 3 जो हैं वो आपके सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो माइनस 55, 155, और हाउस 1 आपका डीम टू बी लेट आउट है तो माइनस 10, तो यहाँ पर दोनों नेगेटिव हो गए, माइनस 265। फिर हाउस 1 एंड 2 आर सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड हाउस 1 एंड 3 आर सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड हाउस 2 डीम टू बी लेट आउट, तो ये माइनस 2 लाख और ये 2960 पॉजिटिव, तो माइनस 2 लाख प्लस 29060, तो माइनस 170940। तीनों ऑप्शंस में आपकी इनकम आ गई। अब देखिए लॉ के हिसाब से आप ये भी ऑप्शन ले सकते हैं, ये भी ऑप्शन ले सकते हैं, ये भी ऑप्शन ले सकते हैं, तो बेटर है कि आप इस ऑप्शन के लिए जाएं। यहाँ आपकी नेगेटिव इनकम जो है वो ज़्यादा आ रही है, उससे आपको जो है सेट ऑफ में बेनिफिट मिलेगा। सेट ऑफ में क्या कि सपोज आपकी बिजनेस इनकम भी है, बिजनेस इनकम है आपकी 10 लाख रुपए की, तो आप क्या कर सकते हैं, इस 10 लाख रुपए की जो बिजनेस इनकम है आपके प्रॉफिट है उससे इस माइनस 2,65,000 को सेट ऑफ कर सकते हैं, और जो आपकी नेट इनकम आएगी 7,35,000 उसी पे आपको जो है इनकम टैक्स देना पड़ेगा। यही अगर तीनों पॉजिटिव होती तो सबसे लीस्ट वाला हम लेते, रीजन बीइंग उससे हमें कम से कम इनकम टैक्स देना पड़ता। ये आपके लिए यहाँ पर पॉइंट्स मेंशन भी कर दिए हैं, इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, वीडियो को 2 बार देखिएगा, क्योंकि एक बार में हो सकता है इतना अच्छा समझ में ना आए, लेकिन अगर आप 2 बार कंसंट्रेशन से देख लेते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी।